एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 इकोनॉमिक्स का मैक्रो इकोनॉमिक्स बुक से पहला चैप्टर नेशनल इनकम अकाउंटिंग। इसको नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये इस पूरे वीडियो में हम लोग पूरा नेशनल इनकम को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, देखिए NCERT बुक के हिसाब से देखें तो ये चैप्टर नंबर 2 है और इसको हम NCERT बुक से नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि NCERT बुक में जो मटेरियल दिया हुआ है वो इनसफिशिएंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। CBSE ने खुद भी काफ़ी सारा मटेरियल दे रखा है इस चैप्टर के ऊपर, तो उन्हीं दोनों को कंबाइन करके हम क्या किए हैं, एक नोट्स तैयार कर दिए आपके लिए। आपको ये नोट्स मेरे वेबसाइट पर मिल जाएगा। ठीक है, आप वहाँ से तैयार कर लीजिएगा। अभी इसको पूरे अच्छे से समझते हैं इस पूरे चैप्टर को। देखिए, चैप्टर में सबसे पहले स्टार्ट होता है कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, कुछ छोटे छोटे टर्म्स जानेंगे, उसके बाद नेशनल इनकम निकालना सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स का। उससे पहले हम आपको बता दें कि इस चैप्टर में हम जो पढ़ रहे हैं वो एक सिंपल इकोनॉमी लेके चल रहेंगे। ठीक है, सिंपल इकोनॉमी मतलब ऐसा इकोनॉमी, ऐसा कंट्री समझ लीजिए जिसमें सिर्फ दो ही इकोनॉमिक एजेंट है। इकोनॉमिक एजेंट मतलब एक है कंज्यूमर और दूसरा है प्रोड्यूसर। ठीक है, यही दोनों जो है कंट्री में इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं, ये खरीदते हैं। ठीक है, यही दो है इकोनॉमिक एजेंट। समझे? आप समझते हैं। चलिए, फाइनल गुड्स होता क्या है। तो लिखा है कि गुड्स डेट आर यूज्ड ईदर फॉर फाइनल कंजम्पशन बाय कंज्यूमर्स और फॉर इन्वेस्टमेंट बाय प्रोड्यूसर आर नोन एज फाइनल गुड। गुड मतलब ऐसे सामान जो ये दो तरीके से यूज़ हो, क्या तो कंज्यूमर इसको कंज्यूम कर ले या फिर दूसरा तरीका क्या है, प्रोड्यूसर इसको री इन्वेस्ट कर दे, मतलब इस गुड को इस्तेमाल करके कुछ और चीज़ प्रोड्यूस करे। ठीक है, तो अगर कोई गुड ये दो तरीके से यूज़ हो रहा है तो उस गुड यानी उस सामान को क्या बोलेंगे, फाइनल गुड बोलेंगे। बात तक गहराई समझे कि नहीं। और आप अभी आपको बता ही दिए कि किसी भी सिंपल इकोनॉमी में दो ही इकोनॉमिक एजेंट होते हैं, एक होता है कंज्यूमर और एक होता है प्रोड्यूसर। तो कंज्यूमर क्या तो कंज्यूम करेगा या फिर प्रोड्यूसर जो है उसको वापस री इन्वेस्ट करके कोई दूसरा चीज़ प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो ये फाइनल गुड तैयार हो गया। एग्जाम में इसका सीधा डेफिनेशन पूछते हैं या फिर 1-2 मार्क्स का MCQ के रूप में भी पूछेंगे। ठीक है, फिर अगला फीचर ये है कि ऐसे गुड्स प्रोडक्शन प्रोसेस से और नहीं गुजरते हैं। ठीक है, इस पर कुछ भी अब काम नहीं होता है, कंज्यूमर सीधा खरीदते हैं और इसको खुद कंज्यूम कर जाते हैं। ठीक है, दीज आर नॉट यूज्ड फॉर रीसेल। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको दोबारा से नहीं बेचा जाता है। समझे, इसको याद रखिएगा, इस पर एक मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। फॉर एग्जाम्पल ब्रेड हो गया, बटर हो गया, बिस्किट हो गया, ये अगर कंज्यूमर इन सबको अगर इस्तेमाल कर रहा है तो ये सब गुड क्या हो जाएगा, फाइनल गुड कहलाएंगे। समझे कि नहीं। अगला यहाँ पे दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये नेचर ऑफ गुड तय नहीं करता है कि कोई कौन सा गुड फाइनल गुड होगा कि नहीं होगा। इकोनॉमिक नेचर ऑफ इट्स यूज़, कोई गुड कैसे यूज़ हो रहा है ये यूज़ के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो गुड फाइनल गुड होगा कि नहीं। इसको समझिए। देखिए, मान लीजिए कि दूध है, दूध एक सामान है, एक गुड है। ठीक है, अगर कोई कंज्यूमर इस दूध को खरीद के पी लेता है या फिर अपने किचन में इस्तेमाल कर लेता है तो उस केस में ये मिल्क जो है क्या कहलाएगा, फाइनल गुड कहलाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये दूध एक मिठाई बनाने वाला खरीद लेता है और ये दूध का इस्तेमाल करके वो मिठाई बनाता है तो उस केस में ये मिल्क फाइनल गुड नहीं रह गया, क्योंकि यहाँ पे ये जो प्रोड्यूसर है ये इसको और भी काम करके आगे सामान बना के बेच रहा है, वो उसको एज अ री इन्वेस्टमेंट ले रहा है। ठीक है, तो इस केस में ये दूध फाइनल गुड नहीं कहलाएगा। समझे कि नहीं। तो कोई भी गुड फाइनल गुड है कि नहीं वो डिपेंड करेगा कि उसका यूज़ का नेचर कैसा है, वो किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, सामान को देख के हम कभी नहीं बोलते हैं कि कौन सा गुड फाइनल गुड है कि नहीं है, हम लोग उसका यूज़ को देख के बोलते हैं। समझे कि नहीं। तो एग्जाम में हो सकता है कि ये लाइन दे दे और बोलेंगे एक्सप्लेन करने के लिए, तो आपको ये पूरा यहाँ से यहाँ तक समझा देना है एग्जाम्पल दे के। समझे। चलिए आगे मूव करते हैं फाइनल गुड्स के टाइप्स पे। फाइनल गुड कितने टाइप के होते हैं, तो ये 2 टाइप के होते हैं। एक होता है कंजम्पशन या फिर कंज्यूमर गुड, समझ ही गए, और दूसरा होता है कैपिटल गुड। वही इसका डेफिनेशन से ही आ रहा है कि अगर कोई कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है कोई सामान को तो ये कहना आएगा कंज्यूमर या फिर कंजम्पशन गुड, और अगर कोई प्रोड्यूसर उसको इस्तेमाल कर रहा है तो वो कहना आएगा कैपिटल गुड। ठीक है, जिसको इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ किया जाएगा। तो वो यहाँ पे लिखा है कि गुड्स जैसे कि फूड हो गया, क्लोथिंग हो गया और सर्विसेज। कहीं गुड्स लिखा हुआ है तो अब उसमें सर्विसेज भी इंक्लूडेड है। ठीक है, जैसे कि रिक्रिएशन मतलब किसी चीज़ का मनोरंजन लेना,
डेट आर कंज्यूम्ड व्हेन परचेज बाय देयर अल्टीमेट कंज्यूमर। कंज्यूमर उसको परचेज करते ही क्या कर लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं। तो ऐसे गुड्स को कंज्यूमर गुड्स या फिर कंजम्पशन गुड कहते हैं। समझ गए? एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। उससे पहले कंज्यूमर गुड भी दो टाइप के होते हैं। क्या तो ये ड्यूरेबल हो सकते हैं या फिर नॉन ड्यूरेबल हो सकते हैं। ड्यूरेबल मतलब कंज्यूमर उसको कंज्यूम तो कर रहे हैं लेकिन ख़त्म नहीं हो गया। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप एक कंज्यूमर है और आप टीवी खरीद के लाए, तो क्या टीवी एक ही दिन में आप ख़त्म कर दीजिएगा क्या? ये तो ड्यूरेबल है ना, ये टिकने वाला सामान है, आप धीरे धीरे इसको इस्तेमाल करते रहिएगा। तो कंज्यूमर गुड्स क्या तो ड्यूरेबल भी हो सकता है या फिर नॉन ड्यूरेबल। नॉन ड्यूरेबल मतलब आप खरीदे और इस्तेमाल कर गए, ख़त्म हो गया वो। ब्रेड हो गया, मिल्क हो गया, ये सब नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड है। समझे यहाँ तक? चलिए अब आ जाइए दूसरे टाइप के फाइनल गुड पे, जो कि है कैपिटल गुड। कैपिटल गुड ऐसे गुड होते हैं जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ किए जाते हो, प्रोडक्शन प्रोसेस में। ठीक है, इसमें मेनली जो है टूल्स आते हैं, इम्प्लीमेंट, मशीन, ये सब गुड्स को कैपिटल गुड्स कहा जाता है। ठीक है, और ये सब तो ड्यूरेबल नेचर के होते हैं। मतलब ये क्या एक ही बार में ख़त्म हो जाएगा क्या? नहीं। कोई हथौड़ा खरीद के लाया तो वो बहुत दिन तक उसका यूज़ मिलेगा। ठीक है ना, कोई मशीन में लाया तो बहुत दिन तक उसको यूज़ किया जाएगा। तो कैपिटल गुड्स हमेशा ड्यूरेबल होते हैं। और एक छोटा सा टर्म है यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट। अगर मान लीजिए किसी प्रोड्यूसर के पास एक हथौड़ा था, वो अब क्या किया, दो और हथौड़ा लेके आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, मशीन्स का एडिशन कर रहा है, मतलब एडिशन टू कैपिटल स्टॉक। जितना उसके पास कैपिटल गुड्स था वो उसको और बढ़ा रहा है। इसी बढ़ाने का प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात को आप याद रखिएगा, इसको हम आगे भी बहुत बार जिक्र करेंगे। अभी फिलहाल के लिए ये पहला बार हुआ। ठीक है, चलिए अभी तक हमने पढ़ लिया फाइनल गुड होता क्या है, उसका एक फीचर जाना। फिर टाइप्स ऑफ फाइनल गुड दो टाइप के होते हैं, एक हो गया कंज्यूमर गुड, एक हो गया कैपिटल गुड। कंज्यूमर गुड ड्यूरेबल नॉन ड्यूरेबल हो सकता है, कैपिटल गुड्स का ड्यूरेबल होता है। ठीक है, इतना जाने। चलिए फिर हेडिंग में देखिए, फाइनल गुड्स तो हमने कवर कर लिया। अब आ जाते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स का ठीक ऑपोजिट है, मतलब वो गुड जो फाइनल गुड नहीं है वो क्या है, इंटरमीडिएट गुड है, बोल सकते हैं ऐसे। देखिए, तो ऐसे गुड्स, ऐसे सामान जो कि मेंट हो इधर फॉर रीप्रोसेसिंग और फॉर रीसेल, ऐसे सामान जिस पे और काम किया जाना हो, ठीक है, या फिर उसको दोबारा बेचा जाना हो, ऐसे सामान को इंटरमीडिएट गुड कहते हैं। फॉर एग्जांपल वहाँ पे हमने एग्जांपल देखा था कि एक स्वीट मेकर अगर दूध खरीदता है और दूध खरीद के क्या करता है, वो मिठाई बना देता है, स्वीट्स बना देता है। ठीक है, तो इस केस में ये दूध जो है वो क्या कहलाएगा, एक इंटरमीडिएट गुड कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दूध का रीप्रोसेसिंग हो रहा है, वो प्रोडक्शन प्रोसेस से गुजर रहा है दोबारा। ठीक है, इसलिए ये दूध क्या कहलाएगा, इंटरमीडिएट गुड कहलाएगा। उसी तरीके से मान लीजिए कोई दुकान वाला है, जूते का दुकान है, अगर वो जूता खरीद के लाया और दुकान में लगा दिया, क्या करने के लिए, रीसेल करने के लिए, तो इस केस में ये जूता क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट गुड हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर कोई कंज्यूमर है और ये जूता खरीद के लाया और कल से पहनना स्टार्ट कर दिया, तो इस केस में ये जूता फाइनल गुड बन जाएगा। बातें नहीं समझ रहे कि नहीं? चलिए, तो अगर प्रोड्यूसर खरीदता है तो वो फाइनल इंटरमीडिएट गुड हो जाएगा, कंज्यूमर खरीदता है तो वो फाइनल गुड हो जाएगा। ठीक है, क्या? चलिए फिर अगला पॉइंट है यहाँ पे ये गुड्स यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। ये टर्म को याद रखिएगा, प्रोडक्शन प्रोसेस में ये यूज़ होते हैं ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर आर नोन एज इंटरमीडिएट गुड्स। फिर आगे यहाँ पे एक टर्म है अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर का मतलब होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। ये जो एक साल का टाइम है इसी को अकाउंटिंग ईयर बोलते हैं या फिर फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं। ठीक है, तो किसी भी फाइनेंशियल ईयर में या फिर किसी भी अकाउंटिंग ईयर में जितने भी गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ हो, ठीक है, इस गुड्स का इस्तेमाल करके कोई चीज़ प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो ऐसे गुड्स को क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स बोलेंगे। ठीक है, फिर वो भी गुड्स जो कि परचेस किए जा रहे हो फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, दोबारा बेचने के लिए खरीदे जा रहे हो, वो गुड्स को भी इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई दुकान वाला, रिटेलर या फिर होलसेलर राइस, स्वीट, शुगर ये सब खरीद रहा है, तो ये सब गुड्स क्या कहलाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा। समझे? चलिए फिर अगला पॉइंट है कि जो इंटरमीडिएट गुड्स है ना, इसका वैल्यू को हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में इंटरमीडिएट गुड्स का वैल्यू इंक्लूड नहीं किया जाता है। ठीक है, सिर्फ हम लोग फाइनल गुड्स का वैल्यू ही इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम में। क्यों? क्योंकि ये जो फाइनल गुड का वैल्यू होता है ना,
इसमें इंटरमीडिएट गुड का भी वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि 100 रुपये का जूता बना, ठीक है, जो कि है एक फाइनल गुड, ठीक है, कोई कंज्यूमर इसको खरीद लिया तो ये फाइनल गुड है। तो इस 100 रुपये का जूता बनाने में बहुत सारा रॉ मटेरियल लगा होगा, मान लीजिए फीता या फिर रबर, लेदर, जो भी लगा हो। मान लीजिए 40 रुपये का रॉ मटेरियल्स लगा, जो कि ये 40 रुपये का वैल्यू ये क्या हो गया, ये इंटरमीडिएट गुड्स का वैल्यू है। समझ रहे कि नहीं? इंटरमीडिएट गुड्स का वैल्यू है जो कि इस 100 रुपये में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो हम लोग जब नेशनल इनकम निकालते हैं तो हमेशा इसी फाइनल गुड का ये 100 रुपये इंक्लूड करेंगे, क्योंकि इस 100 रुपये में ये 40 रुपया जो कि इंटरमीडिएट गुड का वैल्यू है वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अगर हम 40 रुपया फिर से इसमें जोड़ देंगे तो 140 हो जाएगा, और यहाँ पे प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग ये क्रिएट हो जाएगा। आप डबल काउंट कर रहे हैं एक अमाउंट को, समझ रहे? इसलिए हम लोग नेशनल इनकम निकालते वक्त कभी भी इंटरमीडिएट गुड्स का वैल्यू को इंक्लूड नहीं करते हैं। बात अगर समझ रहे कि नहीं? चलिए, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, इसको डबल काउंटिंग का एरर बोलते हैं। इसका जिक्र हम आगे भी करेंगे, ठीक है? अभी आप समझ के छोड़ दीजिए। चलिए, गुड्स के बारे में हमने काफ़ी चीज़ पढ़ लिया। फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स ये टॉपिक खत्म हो गया। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर होगा, इससे बाहर तो क्वेश्चन नहीं आएगा इस टॉपिक से। आ जाइए अगले टॉपिक पे। अगला 2 कॉन्सेप्ट है स्टॉक और फ्लो का। ये क्या है स्टॉक? तो देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से भी। स्टॉक कोई एक ऐसा क्वांटिटी है, ऐसा चीज़ है जिसको हम लोग मेज़र करते हैं एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे कि पॉइंट ऑफ टाइम बोलने का मतलब क्या है? जैसे कि 4 PM 31 मार्च, ठीक है, 5 बजे सुबह में, मॉर्निंग में, ये सब क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है। पॉइंट ऑफ टाइम का ऑपोजिट होता है पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम में क्या होता है कि हम लोग एक टाइम पीरियड लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक दिन, ये एक पूरा ड्यूरेशन है। मंथ कुछ ड्यूरेशन है, ये ईयर्स, ठीक है, एक ड्यूरेशन है, समझ रहे? तो इसको बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम। और पॉइंट ऑफ टाइम मतलब एक पल में, जैसे कि 4 बजे ही या फिर 31 मार्च ही, ठीक है। तो ऐसे क्वांटिटी जो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेज़र किए जाते हैं उसको बोलते हैं स्टॉक। और ऐसे क्वांटिटी जो कि पीरियड ऑफ टाइम पे मेज़र किए जाते हैं उसको बोलते हैं फ्लो। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे कोई पूछे कि आपका वेल्थ कितना है, आपके पास धन कितना है, बताइए, तो आपके मन में ये सवाल आएगा, धन कब? अभी कि आज से 1 साल पहले? तो आपसे कोई बोला कि मान लीजिए 2018 में आपके पास कितना वेल्थ था वो बताइए, ठीक है। तो आप बोलेंगे जो भी था आपका 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जो भी था वो आप बताएंगे। तो ये जो 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख आप बता रहे हैं, वेल्थ जो आप अपना बता रहे हैं, ये पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर हो रहा है, ठीक है ना, एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे, इस टाइम पे आपका वेल्थ इतना था, ठीक है। इसलिए ये जो वेल्थ है ये क्या है? एक स्टॉक क्वांटिटी है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है, या फिर स्टॉक वेरिएबल है, समझे। उसी तरीके से कोई अगर पूछ रहा है कि पॉपुलेशन, इंडिया का पॉपुलेशन कितना है, तो आप बोलेंगे कब? 2001 में कितना था वो पॉपुलेशन पूछ रहे हैं, कि 2011 वाला पॉपुलेशन पूछ रहे हैं, कि 2015 वाला पॉपुलेशन पूछ रहे हैं? आपको पॉइंट ऑफ टाइम बताना पड़ेगा, ठीक है। तो पॉपुलेशन भी क्या हो गया? एक स्टॉक कॉन्सेप्ट हो गया, समझे कि नहीं। उसी तरीके से मनी सप्लाई, वेल्थ फिर से आ गया, स्टॉक, इन्वेंट्री, ये सब क्या है? स्टॉक कॉन्सेप्ट है। इसमें कोई भी टाइम डायमेंशन नहीं है, समझे। ये स्टॉक के बारे में ये 3 बात याद रखिए। फ्लो कॉन्सेप्ट क्या होता है? फ्लो एक ऐसा क्वांटिटी है जो कि पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे कोई पूछे कि आपका इनकम कितना है, आप कितना कमाते हैं, तो आप बोल रहे हैं 10,000 हम कमाते हैं, तो क्या सिर्फ 10,000 बोलना सफिशिएंट है क्या? 10,000 पर डे दिन का कमाते हैं, कि महीने का कमाते हैं, कि साल का कमाते हैं? ये तो आपको बताना पड़ेगा ना। तो ये डे, मंथ और ईयर जो भी आप बता रहे हैं, ये क्या है? पीरियड ऑफ टाइम पे है, समझ रहे। तो ऐसे क्वांटिटी जो कि पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर किए जाते हो, उस क्वांटिटी को फ्लो क्वांटिटी बोलते हैं, फ्लो वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। तो नेशनल इनकम हो गया, पॉपुलेशन ग्रोथ, इनकम, चेंज इन स्टॉक, वैल्यू एडेड, चेंज इन इन्वेंटरी, ये सब क्या है? फ्लो कॉन्सेप्ट्स है, समझे। चलिए, इस सब के ऊपर बहुत तगड़ा MCQ बनता है। चलिए आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी आपको मेरे वेबसाइट पे ही मिल जाएगा, अभी आप सिर्फ समझते चलिए। स्टॉक एंड फ्लो भी हो गया। अब अगला कॉन्सेप्ट है इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट का मीनिंग तो समझ ही गए आप, अभी फिर से समझाएंगे। अब यहाँ पे हमें समझना है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। ये ग्रॉस और नेट का क्या लोचा है वो समझिए। देखिए, जो भी कंट्री में जो गुड्स प्रोड्यूस हुआ, फाइनल गुड प्रोड्यूस हुआ, जिसको हम लोग फाइनल आउटपुट भी बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो फाइनल आउटपुट 2 टाइप का होता है कि नहीं? क्या तो वो कंज्यूमर गुड्स होगा या फिर कैपिटल गुड्स होगा।
कंज्यूमर उसको कंज्यूम करेगा, नहीं तो प्रोड्यूसर उसको कंज्यूम करेगा, ठीक है। तो जो ये कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस हुआ ना, इसी कैपिटल गुड्स को क्या बोल देंगे, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बोल देंगे, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ऑफ द इकोनॉमी। क्योंकि इन्वेस्टमेंट का मतलब अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाए थे कि एडिशन टू कैपिटल स्टॉक, पहले से कुछ कैपिटल स्टॉक है, उसमें आप कुछ और कैपिटल गुड्स बना के ऐड कर दे रहे, कुछ और मशीन बना के उसका स्टॉक बढ़ा रहे, तो आप क्या कर रहे हैं, कैपिटल गुड्स जो बना रहे हैं, ये क्या बना रहे हैं आप, मतलब आप क्या कर रहे हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, समझे कि नहीं। अब देखिए ये ग्रॉस वर्ड को समझिए। दीज में भी मशीन्स, टूल्स, इम्प्लीमेंट्स, आप ये कैपिटल गुड्स में ये सब चीज़ बना सकते हैं, ठीक है। बिल्डिंग्स, ऑफिस स्पेस, स्टोर हाउस, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रोड्स, ब्रिजेस, एयरपोर्ट, जेटीज, ठीक है, ये सब भी क्या है, कैपिटल गुड्स है, समझे। अब ये जो यहाँ पे टर्म था ग्रॉस, इसको समझिए, देखिए। A part of the capital goods produced this year goes for the replacement of existing capital goods and is not an addition to the stock of capital goods already existing, and its value needs to be subtracted from gross investment for arriving at the measure of net investment। कुछ समझ में नहीं आया होगा आपको, देखिए ऐसे समझिए। अभी मान लीजिए 2000 कितना चल रहा है, 2023, इससे पहले वाला साल 2022, इस साल मान लीजिए कुछ कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस हुआ, ठीक है कि नहीं, 100, लेकिन पिछले साल भी तो कुछ गुड्स प्रोड्यूस हुआ होगा, मान लीजिए पहले से स्टॉक था 80, ठीक है कि नहीं, तो 80 में ये आप 100 का 100 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 180, तो 180 को क्या बोलेंगे, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बोलेंगे, समझे। अब यहाँ पे ये 80 का 80 ऐसा नहीं है कि हमेशा काम करता रहेगा, इस 80 में से कुछ हो सकता है, ये तो मान लीजिए प्रोडक्शन एक्टिविटी बहुत साल पहले से चल रहा है, 1990 से चल रहा है, कभी से भी चल रहा है, ठीक है। तो इस 80 मशीन में कुछ ऐसा मशीन भी होगा जो ख़राब हो गया हो, ठीक है। मान लीजिए 75 मशीन ही जो है वो काम कर रहा है, तो इस 100 में से जो 5 मशीन आप एक्स्ट्रा जो ऐड किए हैं वो क्या कर रहा है, एज ए रिप्लेसमेंट है, आप उस 5 खराब मशीन को रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं। तो ये जो 5 है, अगर आप इस 5 को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, मतलब पिछले साल का अगर ख़राब मशीन का नंबर आप सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो आपको जो वैल्यू मिलेगा 175 मिलेगा। इस 175 को क्या बोलेंगे, नेट इन्वेस्टमेंट बोलेंगे, ठीक है। और ये जो 5 आप सब्ट्रैक्ट किए हैं ना, ये 5 को क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। देखिए तो वो यहाँ पे लिखा है कि कैपिटल गुड का कुछ पार्ट जो है वो किस में जाता है, रिप्लेसमेंट में जाता है ऑफ द एग्जिस्टिंग कैपिटल गुड। जो पहले से अभी कैपिटल गुड है वो उसको रिप्लेस भी करना जरूरी है, क्योंकि कुछ चीज़ खराब हो जाता है, ठीक है। तो ये जो गुड्स आप रिप्लेस कर रहे हैं वो एडिशन नहीं है, ठीक है, इसलिए इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से, ताकि आपको क्या मिल जाए, नेट इन्वेस्टमेंट मिल जाए। और जो पार्ट आप सब्ट्रैक्ट किए हैं उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। डेप्रिसिएशन को हम लोग कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी बोलते हैं, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। तो एक फॉर्मूला हमें मिल गया कि अगर हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन अगर माइनस कर दे या फिर कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल माइनस कर दे तो हमें क्या मिलेगा, नेट इन्वेस्टमेंट मिलेगा। तो सिंपल सा बात आप इतना याद रखिए कि ग्रॉस में से, ग्रॉस कोई भी चीज़ हो, अगर ग्रॉस में से अगर हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो हमें नेट मिलता है। इस बात को याद रखिए, आगे चल के हम यूज़ करेंगे। तो डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन इज एन एनुअल अलाउंस फॉर द वेयर एंड टियर ऑफ कैपिटल गुड। जो भी कैपिटल गुड खराब हो रहा है, रिपेयर किया जा रहा है, उसके लिए कुछ पैसा हम लोग एलोकेट करते हैं, उसी पैसे को डेप्रिसिएशन कहते हैं। डेप्रिसिएशन निकालने का यहाँ पे सीधा फॉर्मूला है ये, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ कैपिटल एसेट। ये क्या लिख दिया, अब हम इसको ऐसे समझिए। मान लीजिए कि कोई आप मशीन खरीद के लाते हैं आज के डेट में, ठीक है, ये मशीन का मान लीजिए कि इसका लाइफ है 20 साल, 20 साल तक ये मशीन अच्छा से काम करेगा, ठीक है। तो और इसको आप खरीदे हैं मान लीजिए 10,000 में, और 20 साल बाद ये मशीन हमें पता है ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो ख़राब हो गया तो जो भी लोहा या फिर जो भी पार्ट्स बचा हुआ है उसका भी तो कुछ ना कुछ दाम होगा, उस दाम को बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट ये आपको 10,000 मिल गया, स्क्रैप वैल्यू मान लीजिए आपको 500 रुपया मिल रहा है, वो आप यहाँ डाल देंगे, ठीक है। और एस्टिमेटेड लाइफ 20 साल है, तो इसमें इसको डाल के जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा डेप्रिसिएशन का वैल्यू, समझे कि नहीं। अब देखिए डेप्रिसिएशन जो है ना, ये एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है। ये मशीन मान लीजिए आज आप खरीद के लाए 2023 में, तो ऐसा तो नहीं है कि आते ही ये ख़राब हो गया, ये अगला साल भी चलेगा, हो सकता है 10 साल बाद जाके कुछ खराबी शो करे ये, ठीक है। तो भले ही आप हर साल एक्सपेंडिचर नहीं कर रहे हैं, 10 साल बाद आपको खर्चा करना पड़ रहा है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं,
कि डेप्रिसिएशन इस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं कि 20 साल में अगर वो मेरे को इतना खर्चा दे रहा है तो पर ईयर कितना खर्चा देगा, ठीक है। उस हिसाब से हम लोग हर साल जो इनकम है उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन जो है ना, ये एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है। हो सकता है कि आपने कोई रियल में एक्सपेंडिचर नहीं किया हो, ठीक है, ड्यूरिंग अ ईयर, लेकिन फिर भी हम डेप्रिसिएशन को एनुअली अकाउंट कर देते हैं। इस फॉर्मूले से डेप्रिसिएशन निकाल के माइनस कर देते हैं। भले ही वो 20 साल बाद हमें खर्चा करना पड़े मशीन में, लेकिन हम लोग हर साल से ही उसका वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे, ठीक है। इसलिए डेप्रिसिएशन को अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बोलते हैं। ये बात समझे कि नहीं? चलिए, बहुत चीज़ आप समझ चुके हैं। आगे देखिए, अब आ जाते हैं अगले टॉपिक पे। अब हम धीरे धीरे नेशनल इनकम में जा रहे हैं। अगला कॉन्सेप्ट है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। ये समझने से पहले कुछ और बेसिक चीज़ जान लीजिए। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एक सिंपल इकोनॉमी के बारे में पढ़ रहे हैं। सिंपल इकोनॉमी में क्या होता है? एक तरफ आपका होता है कंज्यूमर, एक तरफ होता है आपका प्रोड्यूसर। कंज्यूमर को हम लोग हाउस होल्ड भी बोल सकते हैं, प्रोड्यूसर को हम लोग फॉर्म भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हाउस होल्ड है ना, यही इस फॉर्म को क्या क्या सप्लाई करेगा? फैक्टर सर्विसेज सप्लाई करेगा। फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज मतलब ये हाउस होल्ड इसको लैंड प्रोवाइड करेगा, फिर लेबर प्रोवाइड करेगा, फिर कैपिटल प्रोवाइड करेगा, और फिर इन तीनों को कंबाइन करने वाला जो एलिमेंट है एंटरप्रेन्योरशिप, वो प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तब जाके ये फॉर्म इन चारों को कंबाइन करके कोई चीज़ प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। ये तो हो गया बेसिक नॉलेज। अब देख सकते हैं यहाँ पे पढ़ते क्या लिखा हुआ है। तो जनरली फंडामेंटली जो होता है, 4 टाइप के कंट्रीब्यूशन किए जाते हैं किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन में। वो 4 टाइप का कंट्रीब्यूशन क्या है? एक हो गया लेबर का, एक हो गया कैपिटल का, एक हो गया एंटरप्रेन्योरशिप का, और एक हो गया लैंड का, ठीक है। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। तो अगर कोई हाउस होल्ड किसी फर्म को लेबर सप्लाई कर रहा है तो उसके बदले में हाउस होल्ड को क्या मिलेगा? लेबर के लिए वेज मिलेगा, ठीक है, तनख्वाह। अगर कोई हाउस होल्ड फर्म को कैपिटल सप्लाई कर रहा है तो उसके बदले में क्या मिलेगा उसको? इंटरेस्ट। कैपिटल का मतलब मशीन्स वगैरह तो है ही, पैसा भी है, मनी भी है, ठीक है। तो उस पर ब्याज, इंटरेस्ट मिलेगा। एंटरप्रेन्योरशिप अगर कोई है, ये तीनों को कंबाइन कर रहा है, तो उसका मेन रेम्यूनरेशन क्या होता है? प्रॉफिट। एंटरप्रेन्योरशिप का कमाई को क्या बोलेंगे? प्रॉफिट बोलेंगे, ठीक है। और कोई अगर हाउस होल्ड फर्म को क्या सप्लाई करे? लैंड सप्लाई कर रहा है, तो उस केस में उसको क्या मिल रहा होगा बदले में? रेंट मिल रहा होगा, ठीक है। एक और टर्म होता है जिसको बोलते हैं रॉयल्टी। अगर मान लीजिए कोई यहाँ पे हाउस होल्ड है, यहाँ पे एक फर्म है, इस हाउस होल्ड के पास एक ऐसा लैंड है जिस लैंड में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये फर्म यहाँ पे खुदाई कर रहा है, माइनिंग कर रहा है, मिनरल्स निकाल रहा है। तो इस बदले तो यहाँ पे ये फर्म ये हाउस होल्ड को क्या पे करेगा? रॉयल्टी पे करेगा। उस केस में ये टर्म रेंट नहीं बोलेंगे, उस केस में रॉयल्टी बोलेंगे, ठीक है। रेंट कब बोलेंगे? जब अब ये सिंपल लैंड हो, इसमें कुछ नहीं, ये अपना काम कर रहा है और जा रहा है, लैंड वैसे का वैसा ही है, तो उस केस में रेंट बोल रहे होंगे। और रॉयल्टी कब होता है? जब इसमें से आप कोई नेचुरल रिसोर्सेज निकाल रहे हो, ठीक है, तब रॉयल्टी बोलेंगे। तो इतना बात हमने समझा। आगे देखिए, अब आ जाते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ 2 सेक्टर इकोनॉमी। ऐसा इकोनॉमी जिसमें सिर्फ 2 ही सेक्टर है, एक है हाउस होल्ड सेक्टर और एक है फर्म सेक्टर। इसको सिंपल इकोनॉमी भी बोलते हैं। देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे कि ये जो हाउस होल्ड है, ये फर्म को सबसे पहले क्या सप्लाई कर रहा है? फैक्टर सर्विसेज सप्लाई कर रहा है। ये एरो का साइन देखिएगा, ठीक है। फैक्टर सर्विसेज यानी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। इसके बदले में फर्म इसको रेम्यूनरेशन पे करेगा हाउस होल्ड को। लैंड के लिए रेंट हो गया, लेबर के लिए वेज हो गया, कैपिटल का इंटरेस्ट हो गया, और एंटरप्रेन्योरशिप का प्रॉफिट हो गया। ये सब चीज़ यहाँ फ्लो करेगा, ठीक है। तो ये एक फ्लो हो गया। नीचे में एक फ्लो दिखाया हुआ है, ठीक है। एक जगह से गया, फिर घूर के इसके पास आ गया। एक सर्कुलर फ्लो यहाँ पे क्रिएट हो गया। उसी तरीके से ऊपर में देखिए, ये जो फर्म है, ये फैक्टर सर्विसेज को इस्तेमाल करके क्या बना दिया? गुड्स एंड सर्विसेज बना दिया। ये गुड्स एंड सर्विसेज ये बेचेगा किसको? हाउस होल्ड को बेचेगा। हाउस होल्ड इसके बदले में खर्च करेंगे, स्पेंडिंग करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज का दाम देंगे, ठीक है। वो स्पेंडिंग, वो पैसा वापस फर्म के पास आ जाएगा। तो यहाँ पे भी एक सर्कुलर फ्लो क्रिएट हो रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसी को सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोलते हैं इन अ सिंपल इकोनॉमी या फिर 2 सेक्टर इकोनॉमी। समझ रहे? चलिए, तो इतना चीज़ हमने जाना। और एक चीज़ ये समझिए
कि ये फैक्टर सर्विसेज जो है और ये जो गुड्स एंड सर्विसेज है, क्या ये पैसा है? क्या ये तो पैसा नहीं है, फिजिकल चीज़ है ना, और सर्विसेज पैसा तो नहीं है। तो ये दोनों चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? रियल फ्लो, रियल चीज़ फ्लो हो रहा है, ठीक है। और ये फैक्टर पेमेंट और स्पेंडिंग, ये दोनों चीज़ क्या है? पैसा के टर्म्स में फ्लो हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मनी फ्लो या फिर नॉमिनल फ्लो। ये दो टर्म याद रखिएगा, डायरेक्ट डेफिनेशन आता है। अभी यहाँ पे सब लिखा हुआ है, चलिए देखिए एक बार पढ़ते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। लिखा है कि हाउस होल्ड आर ओनर्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर है? ये हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं किसको? फर्म्स को। फर्म्स यानी प्रोड्यूसिंग यूनिट को, ठीक है। और बदले में फर्म क्या प्रोवाइड करते हैं? फैक्टर पेमेंट प्रोवाइड करते हैं, रेंट और वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सब, ठीक है, इन एक्सचेंज फॉर फैक्टर सर्विसेज। तो फैक्टर पेमेंट जो है वो फ्लो करता है फर्म से हाउस होल्ड की तरफ। क्लियर है? फिर हाउस होल्ड जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करते हैं और उसके बदले में वो पेमेंट करते हैं फर्म को, ठीक है। तो जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो हाउस होल्ड से फर्म की तरफ मूव करता है। ये जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है इसी को बोला गया है, वो हाउस होल्ड से फर्म की तरफ मूव करता है, ठीक है। ये दो पॉइंट हमने अभी तक देखा। द एग्रीगेट कंजम्पशन, एग्रीगेट मतलब टोटल, ठीक है, बाय द हाउस होल्ड ऑफ द इकोनॉमी इज इक्वल टू द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द फर्म्स इन द इकोनॉमी। बोलने का मतलब है कि ये मान लीजिए अगर हाउस होल्ड इसको 100 रुपया दे रहा है, 100 रुपये अगर हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर कर रहा है तो उतना ही एक्सपेंडिचर, मतलब ऐसे समझिए, मान लीजिए कि 100 रुपया अगर हाउस होल्ड इसको पे कर रहा है, मतलब ये 100 रुपया क्या है? 100 रुपया हाउस होल्ड का कंजम्पशन है। ये घर वाले लोग 100 रुपया का कंज्यूम कर गए, ठीक है। तो इसका मतलब है ये जो फर्म जो है, ये जो सामान बेचा होगा ये 100 रुपये का ही बेचा होगा। 100 रुपया ही फर्म का एक्सपेंडिचर होगा ये गुड्स बनाने में, ये फर्म का एक्सपेंडिचर है, ठीक है। तो वही पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि जो हाउस होल्ड है और जो फर्म है, जो हाउस होल्ड का जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो इक्वल होता है फर्म का प्रोडक्शन एक्सपेंडिचर के, ठीक है। फिर उसी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है कि एग्रीगेट स्पेंडिंग ऑफ द इकोनॉमी मस्ट बी इक्वल टू द एग्रीगेट इनकम अर्न बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब आप बोलेंगे ये 100 रुपये ये हाउस होल्ड कहाँ से खर्च कर दिया? तो 100 हाउस होल्ड का कमाई क्या है? ये फैक्टर पेमेंट, फैक्टर सर्विसेज जो प्रोवाइड किया था उसके बदले में इन्हें फैक्टर पेमेंट मिला था। तो ये 100 रुपया खर्चा कर रहे हैं, इसका मतलब इनके पास जरूर 100 रुपये आया होगा। तो हाउस होल्ड का इनकम जो है कंजम्पशन के इक्वल होता है। ये सब सिंपल इकोनॉमी के टर्म्स में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे लिखा है कि द फ्लोज आर इक्वल एट ए एंड सी। ए और सी पे फ्लो इक्वल है, ए और सी पे हाउस होल्ड उतना ही कंजम्पशन में खर्चा करेगा 100 रुपया जितना कि वो कमा के आया है, मतलब कमा के भी 100 रुपया आया होगा, ठीक है। चलिए, तो ये हमने समझ लिया सर्कुलर फ्लो। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो आपको ये डायग्राम तो अच्छे से बनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम, मस्ट है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। खासकर से ये एरो देखिएगा, ठीक है। और ये सब पॉइंट आपको लिख देना है 1 2 3 4, इतना लिख के आप एक्सप्लेन कर देंगे। चलिए, अब आगे है दो और टर्म, एक है रियल फ्लो और एक है नॉमिनल फ्लो या फिर मनी फ्लो। अभी आपको समझा ही दिए कि फैक्टर सर्विसेज और गुड्स एंड सर्विसेज का जो फ्लो है इसी को रियल फ्लो बोलते हैं, और जो फैक्टर पेमेंट है और पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, इन दोनों का फ्लो को नॉमिनल फ्लो या फिर मनी फ्लो बोलते हैं। बात क्लियर है यहाँ पे? बताइए जल्दी से यहाँ पे कौन सा नॉमिनल और कौन सा रियल? तो ये पैसा है और ये भी पैसा है, इन दोनों का जो फ्लो है इसको बोल देंगे मनी फ्लो या फिर नॉमिनल फ्लो। और ये दो रियल सामान है, सॉरी गलत हो गया, स्पेंडिंग और फैक्टर पेमेंट, ये दोनों हो गया नॉमिनल फ्लो, और गुड्स एंड सर्विसेज और फैक्टर सर्विसेज ये दोनों हो गया रियल फ्लो, ठीक है। चलिए, इतना चीज़ अभी हमने कवर किया काफ़ी कम समय में। आपको लग रहा होगा कि बहुत जल्दी जल्दी कवर कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़, इससे बाहर तो कुछ आने वाला नहीं है, ठीक है। अब आ जाइए अगले दो कॉन्सेप्ट पे, एक है फैक्टर कॉस्ट और दूसरा है मार्केट प्राइस। ये क्या होता है देखिए, थोड़ा सा और अभी ध्यान दीजिए, उसके बाद एक थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा सा पेशेंस रखिए। फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट जो होता है ना, अगर कहीं पे हम कोई चीज़ मेजर कर रहे हैं फैक्टर कॉस्ट पे, तो इसका मतलब है फैक्टर और प्रोडक्शन को कितना पेमेंट किया जा रहा है उसी के बेसिस पे ये फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट होता है। मतलब सिंपल सा बात है कि फैक्टर कॉस्ट में कोई भी टैक्स इंक्लूड नहीं होता है।
दो टाइप का प्राइस होता है, एक होता है मार्केट प्राइस और एक होता है फैक्टर कॉस्ट। तो अगर आप के पास फैक्टर कॉस्ट है और अगर आप मार्केट प्राइस पे पहुंचना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करना पड़ेगा और सब्सिडी को माइनस करना पड़ेगा। देखिए ये है प्रोड्यूसर, फर्म और ये है हाउस होल्ड, ठीक है। ये कोई चीज़ बना के इसको बेचा तो हाउस होल्ड जो प्राइस पे खरीदा उसको क्या बोलेंगे, वो फैक्टर कॉस्ट पे खरीद लिया है, जितना इसका बनने का खर्चा उतना ही में खरीद लिया, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए बीच में अब यहाँ पे गवर्नमेंट भी आ जाता है तो गवर्नमेंट क्या करेगा, सामान पे कुछ इनडायरेक्ट टैक्स लगाएगा, जीएसटी जैसे हो गया वो लगाएगा, ठीक है। और कोई सामान ऐसा भी होता है जिस पर गवर्नमेंट क्या करती है, सब्सिडी भी देती है, ठीक है। तो अगर हम फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड कर दे, इनडायरेक्ट टैक्स, और इसमें से सब्सिडी को अगर माइनस कर दे तो ये जो प्राइस हमें मिलेगा वो हो जाएगा मार्केट प्राइस। समझे कि नहीं समझे यहाँ तक? चलिए, तो वही बात यहाँ पे लिखा है कि अगर हम फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कर रहे हैं और सब्सिडी माइनस कर रहे हैं तो हमें क्या मिल जाता है, मार्केट प्राइस। यानी ये जो दो चीज़ है, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी, इसको हम लोग मिला के बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी को माइनस करके, ठीक है। तो देखिए एक यहाँ पे नेशनल इनकम एग्रीगेट है जिसको बोल रहे हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर ये मार्केट प्राइस पे है और अगर हमें फैक्टर कॉस्ट पे पहुँचना है तो इसमें से पहले फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कीजिए और सब्सिडी माइनस कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, जीडीपी मार्केट प्राइस से मिलेगा। सिंपल सा बात है, हम आपको सिर्फ चाहते हैं इतना बात आप याद रखिए कि जब भी आपको फैक्टर कॉस्ट मालूम है और आपको मार्केट प्राइस पे पहुंचना है तो आपको फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इसको शॉर्ट में एनआईटी बोलते हैं, ये ऐड करना है। ये जो पूरा टॉपिक है, ये पूरा जो हम अभी तक बात करें, हम चाहते हैं कि आप सिर्फ इतना बात याद रखिए कि मार्केट प्राइस पे कोई चीज़ अगर है, ये चीज़ आपको अगर चाहिए, जीडीपी एट मार्केट प्राइस अगर चाहिए और आपके पास अगर जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट ये आपको मालूम है, तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे कैसे पहुंचते हैं, तो आपको इसमें ऐड कर देना है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, जिसमें इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी ये दोनों का कैलकुलेशन इसमें इंक्लूडेड है। तो फैक्टर कॉस्ट में अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कर देते हैं तो हमें मार्केट प्राइस पे वैल्यू मिल जाता है, ठीक है। इतना ही बात हम चाहते हैं आप याद रखिए और कुछ नहीं। चलिए आगे मूव कीजिए। अगला प्रोडक्ट है नेशनल प्रोडक्ट और डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये नेशनल और डोमेस्टिक में कोई डिफरेंस है कि नहीं वो समझिए। देखिए लिखा है कि जीडीपी मेजर्स द एग्रीगेट का मीनिंग अभी क्या बताए थे, टोटल प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। समझ रहे हैं कि जीडीपी में या ये नेशनल इनकम, ये सब तो नेशनल इनकम एग्रीगेट ही है ना, इसमें हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू इंक्लूड करते हैं जो कि होता है विद इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर, ठीक है। कंट्री का अंदर जो होता है, उस एक कंट्री का डोमेस्टिक जो टेरिटरी है, इकोनॉमिक टेरिटरी, उसके अंदर जो भी चीज़ प्रोड्यूस हो रहा है वो हम उसको मिला के जो भी फाइनल गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है उसका टोटल वैल्यू को क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं, ठीक है। बट द होल ऑफ इट मे नॉट अक्रू टू द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। सारा देखिए, एक कंट्री के अंदर जितना भी चीज़ प्रोड्यूस हुआ, सारा चीज़ का वैल्यू को क्या बोलते हैं, जीडीपी, नेशनल इनकम एग्रीगेट है ये, ठीक है। मान लीजिए अभी के लिए आप मान लीजिए कि यही नेशनल इनकम है, ठीक है। तो ये जो नेशनल इनकम हो गया, ये सारा का सारा पैसा कंट्री के सिटीजन्स को नहीं मिलेगा। मान लीजिए कि कोई एक सिटीजन है इंडिया का जो कि काम कर रहा है सऊदी अरबिया में, ठीक है। ये हमारा कंट्री इंडिया मान लीजिए, यहाँ से एक आदमी निकल के चला जाता है सऊदी अरबिया में और यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। अब ये जो कमा के दे रहा है, इसका कमाई तो सऊदी अरबिया का नेशनल इनकम में ऐड हो जाएगा, ठीक है। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि इसका कमाई हम लोग अपने कंट्री के इनकम में ऐड कर ले, क्योंकि ये तो हमारा ही नागरिक है ना, भले ही बाहर जाके कमा रहा है लेकिन हमारा ही इंडियन है, तो ये तो हमारा इनकम में ऐड होना चाहिए था। तो उसी तरीके से मान लीजिए कि कोई सऊदी अरबियन भी हो सकता है हमारे कंट्री में काम कर रहा हो और इसका कमाई हम लोग अपने में ऐड कर ले रहे हो, तो इसका कमाई भी हमारे कमाई से माइनस करना होगा। सिंपल सा बात है, ये इंडिया है, यहाँ पे कोई एक आदमी था, वो निकल के चला गया सऊदी अरबिया में, यहाँ पे अब कमा रहा है, तो इसका कमाई को हम चाहते हैं कि हम अपने कमाई में जोड़ लें। तो उसी तरीके से अगर कोई सऊदी अरबिया का आदमी हमारे यहाँ काम कर रहा है तो इसका कमाई को हमारे कंट्री से माइनस करना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? तो वही बात यहाँ पे लिखा है, देखिए। तो अगर हम ऐसा चीज़ कर लेंगे ना,
तो जो क्वांटिटी हमें मिलेगा वो हो जाएगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। पहले क्या था, जीडीपी डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अब आ गया ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी। मतलब डोमेस्टिक में क्या था कि हम देख रहे थे कि कंट्री का अंदर क्या क्या चीज़ प्रोड्यूस हो रहा है, भले ही वो सऊदी अरबिया का आदमी प्रोड्यूस कर रहा है या फिर अमेरिका का आदमी या फिर इंडिया खुद, कोई भी लोग प्रोड्यूस कर रहा है, टेरिटरी का अंदर है, मतलब वो जीडीपी में आ गया, डोमेस्टिक हो गया वो, ठीक है। लेकिन अगर हम नेशनल प्रोडक्ट चाहते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, तो हमें क्या करना होगा कि कोई दूसरा अगर बाहर का आदमी हमारे यहाँ काम कर रहा है तो उसका इनकम को हटाना है, और हमारा आदमी अगर कहीं जाके काम कर रहा है तो उसका इनकम को ऐड करना है। ये चीज़ अगर आप कर लेते हैं तो इसको बोलते हैं नेशनल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे समझिए आप कि जीडीपी में सबसे पहले आप ऐड कर रहे हैं फैक्टर इनकम अर्नड बाय द डोमेस्टिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एम्प्लॉयड इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया के बाहर जो भी कंट्री है उसको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, इसको शॉर्ट में ROW से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अगर हम जीडीपी में से हमारे कंट्री के जो भी लोग बाहर जाके काम कर रहे हैं उनका इनकम अगर हम ऐड कर दें, और उसमें से अगर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दूसरे कंट्री के अगर लोग हमारे यहाँ काम कर रहे हैं तो फैक्टर इनकम उनके द्वारा जो अर्न किए जा रहे हैं उनको अगर हम माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, डोमेस्टिक से हम नेशनल में पहुँच जाएंगे, समझ रहे। तो इन दोनों को, तो हमारा इनकम प्लस करना है, ठीक है। हमारा लोग अगर दूसरे कंट्री में जाके काम कर रहे हैं तो उसका इनकम प्लस करना है, और दूसरे कंट्री के लोग अगर हमारे कंट्री में आके काम कर रहे हैं तो उनका इनकम माइनस करना है, ठीक है। ये दो एडजस्टमेंट करने से ही हम डोमेस्टिक से नेशनल में पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये दो चीज़ को मिला के हम लोग बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, कि बाहर से, रेस्ट ऑफ एब्रोड यानी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। बाहर से जो भी इनकम हम आ रहे हैं, नेट लिखा हुआ है, मतलब इसमें हम बाहर के लोग जो हमारे यहाँ काम कर रहे थे उसका इनकम माइनस कर चुके हैं, ठीक है। तो अगर हम ये चीज़ ऐड कर देते हैं जीडीपी में तो जीएनपी मिलता है। तो हम आपसे चाहते हैं कि आपसे इतना बात याद रखिए कि अगर हम जीडीपी में या फिर कोई भी डोमेस्टिक अगर चीज़ है उसमें अगर हम NFIA नेट फैक्टर इनकम अर्न्ड एब्रोड, ठीक है, ये चीज़ अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमें GNP मिलता है। बस हम इतना ही चीज़ चाहते हैं, इतना बात आप याद रखिए। और देखिए, थोड़ा आप कंफ्यूज हो रहे होंगे लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अभी सब क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, 2 पॉइंट यहाँ पे और लिखा हुआ है। जब कहीं पे नेशनल प्रोडक्ट का बात हो रहा है ना, जैसे कि NP हो गया, GNP और NNP, नेशनल प्रोडक्ट का अगर बात हो रहा है, नेशनल है बीच में, ठीक है, तब क्या हमें समझना है वो देखिए। नेशनल प्रोडक्ट इंक्लूड प्रोडक्शन एक्टिविटी ऑफ रेसिडेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर परफॉर्म विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी और आउटसाइड इट। अगर कहीं पे नेशनल प्रोडक्ट का बात किया जा रहा है तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि वो रेसिडेंट से होना चाहिए, मतलब हमारे कंट्री का जो लोग है वो कमा के दे रहे हो, भले ही वो सऊदी अरबिया में जाके काम कर रहे हैं या फिर अमेरिका में जाके काम कर रहे हैं। अगर हमारे लोग कमा के दे रहे हैं तो हम वो नेशनल प्रोडक्ट में काउंट करते हैं, ठीक है। और वही डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या होता है कि हमारा मेन फोकस होता है कि कंट्री का जो डोमेस्टिक टेरिटरी है, ठीक है, इस बाउंड्री के अंदर वहीं पे कोई चीज़ प्रोड्यूस हो, भले ही वो हमारा लोग प्रोड्यूस कर रहा हो या फिर सऊदी अरेबिया का या फिर अमेरिका का लोग आके यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा हो, उसको हम लोग काउंट कर लेंगे डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? एक बार पढ़ते हैं, देखिए। नेशनल प्रोडक्ट जो है इंक्लूड्स द प्रोडक्शन एक्टिविटी ऑफ रेसिडेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर परफॉर्म विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी और आउटसाइड इट। इकोनॉमिक टेरिटरी का मतलब समझिए, देखिए ये इंडिया है, इंडिया का बॉर्डर के अंदर गुड्स जो है वो फ्रीली मूव कर सकता है, तो ये इकोनॉमिक टेरिटरी बोलते हैं। लेकिन हर एक कंट्री में क्या होता है कि एक एम्बेसी होता है। एम्बेसी मतलब कोई दूसरे कंट्री का यहाँ पे ऑफिस होता है, ठीक है। उसी तरीके से इंडिया का भी एम्बेसी कोई दूसरे कंट्री में होगा, सऊदी अरेबिया में होगा। तो ये एम्बेसी में किसका कंट्रोल है? इंडिया का कंट्रोल नहीं है, यहाँ पे ये जिस कंट्री का एम्बेसी है उसका कंट्रोल है। तो ये एम्बेसी को हम लोग इकोनॉमिक टेरिटरी में काउंट नहीं करते हैं, समझे कि नहीं? ये बात याद रखिएगा। तो देखिए, जब कहीं पे नेशनल प्रोडक्ट का बात हो रहा है तो हमारा मेन फोकस होना चाहिए रेसिडेंट पे। अगर रेसिडेंट कमा के दे रहा है कहीं से भी, वर्ल्ड का किसी भी पार्ट में अगर रेसिडेंट हमारा सिटीजन कमा के दे रहा है तो वो हम नेशनल प्रोडक्ट में काउंट कर लेंगे, ठीक है। और डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालते वक्त हम सिर्फ ये ध्यान में रखेंगे कि वो हमारे कंट्री के टेरिटरी के अंदर हो, ठीक है। एम्बेसी छोड़ के बाकी जो भी एरिया बच रहा है उसमें वो चीज़ प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट में काउंट करेंगे, भले ही वो प्रोडक्शन इंडियन कर रहा हो या फिर कोई नॉन इंडियन कर रहा हो। इस चीज़ के ऊपर क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कैसा आता है वो देखिए, अभी आपको क्लियर हो जाएगा।
ये देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, मेरे वेबसाइट से ही उठाया है, ठीक है। लिखा है कि एक्सप्लेन हाउ द फॉलोइंग वुड बी ट्रीटेड वाइल एस्टिमेटिंग डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक वर्ड है और आपको बताना है कि इसको हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे, इंक्लूड करेंगे कि नहीं करेंगे, वो बताना है। आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पेमेंट मेड बाई अमेरिकन टूरिस्ट फॉर गुड्स परचेज इन इंडिया। तो हम डोमेस्टिक इनकम निकाल रहे हैं। डोमेस्टिक इनकम निकालते वक्त हमें सिर्फ एक ही चीज़ देखना होता है कि वो इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे लिख दिया है कि इन इंडिया, इंडिया में कोई गुड्स परचेज किया जा रहा है, उसके लिए खर्च किया जा रहा है। तो ये क्या, इसको हम डोमेस्टिक इनकम में काउंट करेंगे? तो बिल्कुल करेंगे, क्योंकि ये क्या हो रहा है, डोमेस्टिक निकालते वक्त हम सिर्फ टेरिटरी देखते हैं, ये इंडिया में हो रहा है, मतलब यस। समझे कि नहीं? चलिए फिर आगे देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ से देखिए, ये देखिए नंबर बी। गिविंग वैलिड रीजन एक्सप्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। नेशनल वर्ड है, ठीक है, तो बताना है कौन सा इंक्लूड नहीं होगा। तो सैलरीज पेड बाय फ्रेंच एम्बेसी न्यू दिल्ली टू द लोकल वर्कर्स ऑफ द हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट। नेशनल इनकम निकालते वक्त हम क्या देखते हैं कि वो रेसिडेंट से आना चाहिए, मतलब हमारे लोग कमा रहे हो, भले ही वो कहीं भी कमा रहे हो, सऊदी अरेबिया में, अमेरिका में, पाकिस्तान में, कहीं भी कमा रहे हो, अगर हमारे लोग कमा रहे हैं तो हम वहाँ पे नेशनल इनकम इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है, मतलब नेशनल इनकम में इंक्लूड कर लेंगे। तो यहाँ पे सैलरी दिया जा रहा है, कौन दे रहा है मतलब नहीं है, किसको दे रहा है वो देखना है, टू द लोकल वर्कर्स। इंडिया के लोगों को, दिल्ली में ये ऑफिस है ना, तो लोकल वर्कर मतलब दिल्ली के लोगों को ये सैलरी पे कर रहे हैं, मतलब हमारे लोगों को पैसा आ रहा है, मतलब ये चीज़ हम लोग नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे, ठीक है, इसको इंक्लूड करेंगे, ठीक है, यस। समझे कि नहीं? तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है। फिर एक और क्वेश्चन है, इसका आंसर ज़रा दीजिए। मशीन परचेज बाय अ फर्म इज ऑलवेज अ कैपिटल गुड, डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट? रीजन दीजिए। कोई एक फर्म है, वो मशीन खरीद रहा है, तो क्या ये मशीन कैपिटल गुड कहलाएगा? तो देखिए, इसका आंसर होगा नो, क्योंकि कैपिटल गुड्स ऐसे ही गुड्स को बोलेंगे जो प्रोडक्शन प्रोसेस पर यूज़ हो। इस गुड को, इस मशीन का अगर इस्तेमाल करके अगर आप कोई और चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ही ये कैपिटल गुड कहलाएगा। अगर कोई फर्म ये मशीन खरीद के वापस रीसेल कर दिया, तो अगर ये रीसेल करने के लिए खरीदा होगा तो इस केस में ये कैपिटल गुड नहीं कहलाएगा, ये इंटरमीडिएट गुड कहलाएगा। समझे कि नहीं? तो इज़ ऑलवेज अ कैपिटल गुड, ये बात सही नहीं है, ठीक है, वही यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर भी आपको मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा, वेबसाइट का नाम आपको पता ही है, आप जाके देख लेंगे, ठीक है। चलिए वापस आते हैं नोट्स पे। तो अभी तक हम जो भी पढ़े उसको समराइज करते हैं। ग्रॉस से नेट में कैसे पहुंचेंगे? तो ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दीजिए, आपको नेट मिल जाएगा। डेप्रिसिएशन को कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी बोलते हैं। समरी है 3 पॉइंट का, ये तो समझ गए। फिर अगर आपको फैक्टर कॉस्ट चाहिए तो आपको मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करना होगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला बताइए जरा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स में क्या आता है? तो इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी हटा देना है, तो आपको NIT मिलता है। फिर डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, अगर आपको नेशनल इनकम चाहिए तो डोमेस्टिक में क्या ऐड करना पड़ेगा? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये चीज़ अगर आप ऐड कर रहे हैं तो ये नेशनल मिल जाएगा, ठीक है। तो NFI ये क्या होता है? ये होता है हमारे रेसिडेंट का इनकम माइनस हम लोग कितना पे कर रहे हैं दूसरे कंट्री के रेसिडेंट को हमारे कंट्री में, उसका इनकम, ठीक है। तो ये NFI मिल जाएगा। अभी के लिए फॉर्मूला याद कीजिए, इसके ऊपर न्यूमेरिकल जब करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। चलिए इतना हमने पढ़ा। अब है अगला टॉपिक, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो इसको कैलकुलेट करने का 3 मेथड है, प्रोडक्ट मेथड या फिर वैल्यू एडेड मेथड या फिर प्रोडक्शन मेथड। दूसरा है एक्सपेंडिचर या फिर फाइनल एक्सपेंडिचर मेथड, और तीसरा है इनकम मेथड या फिर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ठीक है। इसको भी पढ़ेंगे, लेकिन उम्मीद करते हैं आप थक गए होंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले लीजिए, पानी वानी पी लीजिए, उसके बाद हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मेथड को नेशनल इनकम निकालने का। इस मेथड का नाम है वैल्यू एडेड मेथड,
प्रोडक्शन मेथड या फिर प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। देखिए, इस मेथड को सीधे स्टार्ट करने से पहले बेसिक बात जानेंगे। आजकल क्या हो गया है कि किसी भी इकोनॉमिक टेरिटरी में, ठीक है, जितने भी प्रोडक्शन यूनिट है उसको 3 ब्रॉड ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है। मतलब प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर में अगर कोई प्रोडक्शन यूनिट है और ये कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब ये प्रोडक्शन यूनिट इन्हीं तीनों में से किसी एक सेक्टर से बिलोंग करता होगा। सिंपल सा बात है, कुछ ज़्यादा हेडेक लेने का बात नहीं है। आगे बढ़ जाइए। सिर्फ अभी यहाँ से इतना ही समझिए कि 3 सेक्टर होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी आपको पता ही है, एग्रीकल्चर मेनली आता है, इसमें इंडस्ट्रीज आते हैं और इसमें सर्विसेज आते हैं, ठीक है। ये तो हम समझिए इन्वेंट्री क्या होता है। इकोनॉमिक्स में जो स्टॉक होता है ना, स्टॉक ऑफ अनसोल्ड फिनिश गुड और सेमी फिनिश गुड और रॉ मटेरियल, ये तीनों का जो स्टॉक होता है जो कि फर्म कैरी करता है एक साल से दूसरे साल में, इसी स्टॉक को क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री बोलते हैं। और इस तो स्टॉक वेरिएबल है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है ये। मतलब कोई एक फर्म है, मान लीजिए ये शर्ट बनाता है, तो जो शर्ट मान लीजिए 100 शर्ट ऐसा था, उसमें से 70 शर्ट बिक गया, ठीक है, सेल हो गया, तो कितना अनसोल्ड स्टॉक बचा? 30, ठीक है। प्लस कुछ ऐसे शर्ट भी होंगे जो सेमी फिनिश होंगे, आधे ही बने हैं, ठीक है। मान लीजिए 40 ऐसे शर्ट है तो इसमें 40 ऐड कर दीजिए प्लस। और रॉ मटेरियल कुछ कपड़े या के रखे होंगे, ठीक है, बटन आके रखा होगा, तो उसका जो स्टॉक है, ये सारा स्टॉक को मिला के जो चीज़ आएगा उसको क्या बोलेंगे? इन्वेंट्री बोलेंगे। और इन्वेंट्री क्या है? एक स्टॉक वेरिएबल है, मतलब इसको हम लोग एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि इन्वेंट्री कितना है किसी फर्म का, तो कब, किस समय पे, 4 बजे इन्वेंट्री कितना है कि अप्रैल मंथ में इन्वेंट्री कितना है, ऐसे जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अगला कॉन्सेप्ट है चेंज ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री समझ लिया हमने, अब इसमें चेंज क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है प्रोडक्शन ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द ईयर। सब यहाँ पे अकाउंटिंग ईयर का बात हो रहा है, ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो प्रोडक्शन माइनस सेल ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द ईयर, इसी को चेंज ऑफ इन्वेंट्री बोलते हैं। मतलब ये मान लीजिए फर्म है, ये किसी ने ये एक साल में मान लीजिए 100 शर्ट बनाए, ठीक है। तो 100 शर्ट प्रोड्यूस हुआ और इसमें से मान लीजिए 80 शर्ट ही सेल हुआ। तो ये प्रोड्यूस है, ये सेल है। तो इन दोनों का अगर डिफरेंस निकालेंगे ना, प्रोडक्शन माइनस सेल, तो यही आपको क्या मिल जाएगा? चेंज ऑफ इन्वेंट्री। यानी यहाँ पे चेंज ऑफ इन्वेंट्री कितना है? 20 है। बात अगर यही समझ रहे? चलिए, फिर अगला पॉइंट है कि इन्वेंट्रीज को हम एज अ कैपिटल ट्रीट करते हैं, ठीक है। और हम ये भी जानते हैं कि अगर कैपिटल में एडिशन हो रहा है तो इसी को क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो कैपिटल में अगर कैपिटल में एडिशन हो रहा है, मतलब कैपिटल बढ़ रहा है, तो इन्वेस्टमेंट कहलाता है। उसी तरीके से इन्वेंट्री भी अगर बढ़ रहा है तो ये भी क्या कहलाएगा? इन्वेस्टमेंट कहलाएगा, क्योंकि इन्वेंट्री भी क्या है? कैपिटल है। तो चेंज इन इन्वेंट्री इज ट्रीटेड एज इन्वेस्टमेंट। समझ गए ये लाइन भी? चलिए आगे मूव करते हैं। ये नोट्स काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव नोट बनाए हैं, आप इसको अच्छे से बार बार पढ़िएगा, ठीक है, तब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नो डाउट ये चैप्टर थोड़ा टफ है, आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। आप अभी कितना भी अच्छा समझ जाइए, अगर आप कुछ दिन छोड़ देंगे तो पूरा भूल जाएंगे आप इस चैप्टर को। थोड़ा टफ चैप्टर है ये, ठीक है, तो आपको बार बार पढ़ना है ये सब चीज़। और जो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे वो क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करना है, तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नहीं तो आप ये लाइन पढ़ जाइएगा, समझ भी जाइएगा, लेकिन दिमाग नहीं खुलेगा कि ये लाइन का एप्लीकेशन क्या है। जब आप क्वेश्चन देखिएगा तब आपका दिमाग खुलेगा कि क्या इंपॉर्टेंस है इस लाइन का, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट पे आ जाते हैं। अब आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट कितने कैटेगरी के होते हैं। तो इन्वेस्टमेंट 3 कैटेगरी के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला हमने जाना कि इन्वेंट्री का जो चेंज है ये भी इन्वेस्टमेंट होता है। तो अगर इन्वेंट्री बढ़ रहा है, राइज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, तो ये एक टाइप का इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है। दूसरा इन्वेस्टमेंट होता है कि फिक्स्ड बिजनेस इन्वेस्टमेंट, मतलब मशीन्स, फैक्ट्री बिल्डिंग्स, इक्विपमेंट, ये सब अगर ज़्यादा इन सब चीज़ों का एडिशन हो रहा है, ज़्यादा ये सब मशीन्स आ रहे हैं ऑफिस फॉर्म में, ठीक है, बिल्डिंग्स एक्सपैंड हो रहा है, इक्विपमेंट आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा फिक्स्ड बिजनेस इन्वेस्टमेंट। तो ये हो गया दूसरा टाइप का इन्वेस्टमेंट। और तीसरा इन्वेस्टमेंट है रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, जिसमें हाउसिंग फैसिलिटी का एडिशन होता है, ठीक है। तो ये 3 कैटेगरी का इन्वेस्टमेंट होता है, समझ के छोड़ दीजिए, आगे मूव करिए। अगला पॉइंट है कि ये जो चेंज इन इन्वेंट्री है ना, जिसको हम लोग इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, ये प्लान्ड हो सकता है, क्या तो सोच समझ के किया गया हो, या फिर अनप्लान्ड, बिना सोचे समझे किया गया हो, ठीक है। कैसे समझिए इसको, देखिए मान लीजिए कि ये एक फॉर्म था, ये 100 शर्ट बनाता था,
ठीक है। अगर यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड फॉल इन सेल्स हो जाए, जनरली मान लीजिए 80 शर्ट बिकता था एक साल में, तो यहाँ पे चेंज इन इन्वेंट्री कितना हो गया, 20 हो गया ना, 100 माइनस 80। अब मान लीजिए किसी साल क्या हो गया कि अनएक्सपेक्टेड फॉल इन सेल्स, सेल कम हुआ, यानी 80 की जगह मान लीजिए 50 ही सेल हुआ, तो अब 100 में से सिर्फ 50 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आ जाएगा, चेंज इन इन्वेंट्री 30 आ गया। तो यहाँ पे हम सोच के कि 50 आ गया, तो यहाँ पे हम क्या सोच के ये चेंज इन इन्वेंट्री किए नहीं, ये तो अपने आप हो गया क्योंकि सेल कम हुआ बोल के इन्वेंट्री बढ़ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं अनप्लान्ड एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्री, समझे। उसी तरीके से मान लीजिए अगर सेल बढ़ जाता, अनएक्सपेक्टेड राइज इन सेल्स हो जाता, अगर मान लीजिए ये 80 जनरली बिकता है, नहीं तो उस साल हो गया 90 बिक गया, ठीक है, तब उस केस में चेंज इन इन्वेंट्री कितना था, 10 आता। तो यहाँ पे अनप्लान्ड डी एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्री हो गया, समझे। चलिए अब आ जाइए सबसे मेन, अब ये मेथड स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स ले लिया, अब फाइनली आते हैं इस मेथड पे। ये मेथड बोलता क्या है, कैसे हम नेशनल इनकम निकालें किसी भी कंट्री का। देखिए ये रहा, सबसे पहला फॉर्मूला ये है। नेशनल इनकम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वैल्यू एडेड निकालना पड़ेगा एक फॉर्म का, ठीक है। कितना वैल्यू ऐड कर रहा है कोई एक फॉर्म। वैल्यू एडेड का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन, मतलब वैल्यू ऑफ आउटपुट भी इसको बोल दीजिए, इसमें से माइनस कर दीजिए वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड, मतलब वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल्स, तो आपको मिल जाएगा कितना वैल्यू ऐड हुआ। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई एक फॉर्म है जो कि ब्रेड बनाता है, इसका रॉ मटेरियल क्या होगा, वीट होगा, ठीक है। ये मान लीजिए 50 रुपये का वीट खरीदता है और जो ब्रेड बनाता है उसको 200 रुपये में बेचता है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू एडेड कितना हो गया, वैल्यू एडेड इक्वल टू वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोड्यूस हुआ उसका वैल्यू कितना है, 200, और जो इंटरमीडिएट गुड यानी जो रॉ मटेरियल यूज़ हुआ था उसका वैल्यू कितना है, 50। तो यानी यहाँ पे 150 रुपये का वैल्यू एडिशन हुआ है, समझे कि नहीं। तो इस तरीके से हम किसी एक फॉर्म का वैल्यू एडेड निकालेंगे, समझे। अब यहाँ पे कुछ और भी बात समझिए, हमने ये भी जाना है कि चेंज ऑफ इन्वेंट्री, अभी हमने ऊपर पढ़ा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्शन माइनस सेल, ठीक है। तो अगर हम इससे प्रोडक्शन ऑफ द फॉर्म का वैल्यू अगर निकालें, इस सेल को अगर हम इस साइड भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन इक्वल टू चेंज ऑफ इन्वेंट्री, तो है ही, ये नेगेटिव है, इधर आकर पॉजिटिव हो जाएगा, और सेल ऑफ द फॉर्म, समझ गए। तो प्रोडक्शन का फॉर्मूला हमें क्या मिल गया, प्रोडक्शन इक्वल टू चेंज ऑफ इन्वेंट्री प्लस सेल। तो ये जो प्रोडक्शन का वैल्यू है ना, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, इसके जगह पे हम ये चीज़ पूरा पुट कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, वैल्यू एडेड ऑफ द फॉर्म इक्वल टू वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन, इसके जगह पे हम ये पूरा चीज़ लिख देंगे, चेंज ऑफ इन्वेंट्री प्लस सेल ऑफ द फॉर्म, और माइनस है वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, तो हमें ये फॉर्मूला मिल जाएगा। तो ये हो गया वैल्यू एडेड का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। तो वैल्यू एडेड का 2 फॉर्मूला आपने याद रखा, एक है ये प्रोडक्शन माइनस इंटरमीडिएट गुड, और दूसरा है ये चेंज इन इन्वेंट्री प्लस सेल ऑफ द फॉर्म माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड, ठीक है। तो ये हम एक फॉर्म में कितना वैल्यू ऐड किया वो जान गए, और हमें ये भी पता है कि अगर हमें ग्रॉस वैल्यू एडेड पता है, ग्रॉस से अगर हमें नेट में जाना है तो क्या करना पड़ेगा बताइए, डेप्रिसिएशन माइनस कर देना है, ठीक है। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड माइनस डेप्रिसिएशन तो मिल जाता है नेट वैल्यू एडेड। तो इस तरीके से हम एक फॉर्म ने कितना वैल्यू ऐड किया वो निकाल लिया। तो अगर हम किसी भी इकोनॉमी में जितने भी फॉर्म्स हैं, सभी फॉर्म्स के इसी तरीके से कितना वैल्यू ऐड किया वो सब अगर निकाल ले और ऐड कर दे, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिल जाएगा। वही बात यहाँ पे लिखा है, ये एक फॉर्म था, इसका हमने ग्रॉस वैल्यू एडेड ये निकाल लिया। फिर दूसरा फॉर्म है, इसका भी हमने ग्रॉस वैल्यू एडेड निकाल लिया। ऐसे करके कंट्री में जितने भी फॉर्म है, मान लीजिए n फॉर्म्स है, तो उसका हमने ग्रॉस वैल्यू एडेड निकाल लिया और सबको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो क्या मिलेगा, जीडीपी मिलेगा, यानी जीडीपी इक्वल टू हम लिख सकते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड, ग्रॉस वैल्यू एडेड बाई फॉर्म 1 प्लस ग्रॉस वैल्यू एडेड बाई फॉर्म 2 प्लस डॉट 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 कितने फॉर्म से, ग्रॉस वैल्यू एडेड बाई फॉर्म n, ठीक है। इसको हम लोग शॉर्ट में सिंबल में ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन ग्रॉस वैल्यू एडेड, और ये वैल्यू कहाँ से जा रहा है, 1 से n की तरफ जा रहा है,
आई इक्वल टू, यहाँ पे आई दे देते हैं, ये आई का वैल्यू जाता है 1 से लेके n तक, तो ये मिल गया जीडीपी का फॉर्मूला। समझे कि नहीं, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो इन द प्रोडक्शन मेथड वी फर्स्ट फाइंड आउट ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस इन ईच सेक्टर। 3 सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। हर एक सेक्टर का जितने भी फॉर्म्स है सारा का ग्रॉस वैल्यू एडेड निकाल लेते हैं, फिर इन सबको जोड़ देते हैं, सम निकालते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, जीडीपी एट एमपी मार्केट प्राइस पे मिल जाता है। मतलब जीडीपी एट एमपी का वैल्यू क्या हो गया, सम टोटल ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ ऑल द फॉर्म्स इन द इकोनॉमी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यही है फाइनल फॉर्मूला, ठीक है। अब एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि आपसे एक ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे कि ग्रॉस वैल्यू एडेड और जीडीपी क्या दोनों सेम चीज़ है क्या, तो सेम चीज़ नहीं है। अगर हम सारे फॉर्म्स का ग्रॉस वैल्यू एडेड ऐड करते हैं तब जाके हमें जीडीपी मिलता है, ये बात याद रखिएगा। ये क्वेश्चन हम उस पर भी दिए हैं, देख ही लीजिए आप, यहाँ पे देख लीजिए। ये रहा, इसमें पूछा गया है कि ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस और जीडीपी एट मार्केट प्राइस आर वन एंड द सेम थिंग, दोनों एक ही चीज़ है और सेम थिंग है। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्यों, क्योंकि जीडीपी क्या है, इट इज द सम ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय ऑल द फॉर्म्स इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। समझ गए। चलिए, तो ऐसा क्वेश्चन आता है, तो आप बोलेंगे कि हम तो नेशनल इनकम निकालना सीख रहे थे, लेकिन हमने अभी तक सिर्फ जीडीपी एमपी निकाला, नेशनल इनकम कैसे निकलेगा, क्या यही नेशनल इनकम है क्या? नहीं, नेशनल इनकम जो होता है ना, वो होता है NNP एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसको हम लोग नेशनल इनकम बोलते हैं। तो बार बार हम जीडीपी क्यों निकालते हैं, तो जीडीपी इसलिए निकालते हैं क्योंकि ये क्या है, एक नेशनल इनकम एग्रीगेट है, मतलब ये भी लगभग नेशनल इनकम जैसा ही है, इसको भी देख के हम कंट्री के बारे में अच्छा खासा आइडिया निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक नेशनल इनकम एग्रीगेट है, और इसके अलावा जीडीपी अगर एक बार आपको मिल गया तो आप NNP आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए, मान लीजिए आपको यहाँ पे जीडीपी एमपी पता है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस पता है, आपको निकालना है नेशनल इनकम, जिसको क्या भी बोलते हैं, NNP एट फैक्टर कॉस्ट, यही तो है नेशनल इनकम, ठीक है। तो कैसे पहुँचा जाए, यहाँ पे है ग्रॉस, यहाँ पे है नेट, ग्रॉस से नेट जाने के लिए क्या करेंगे बताइए, तो आप बोलेंगे माइनस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन को क्या भी बोलते हैं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये कर दीजिए, ठीक है, एक तो हो गया। फिर यहाँ पे है डोमेस्टिक और यहाँ पे है नेशनल, डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं नेट फैक्टर इनकम अर्नड एब्रोड, है कि नहीं, ये चीज़ हमने कर दिया। और है यहाँ पे मार्केट, पी तो पी ही है, मार्केट प्राइस है, और यहाँ पे है फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे कैसे जाते हैं, तो हम फैक्टर कॉस्ट में क्या ऐड करते हैं, प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तब तो हमें ये मिलता है, मतलब यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तब हमें क्या मिल जाएगा, NNP FC मिल जाएगा। ये कैलकुलेशन समझे कि नहीं, ग्रॉस से नेट जाने के लिए माइनस का डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए नेट फैक्टर इनकम अर्नड एब्रोड, ये ऐड कर दिए, ठीक है। और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस किए, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट में अगर हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करते हैं तो हमें मार्केट प्राइस मिलता है, मतलब मार्केट प्राइस से हमें NIT माइनस करना होगा, तब जाके हमें FC मिलेगा। तो मार्केट प्राइस से माइनस NIT तो FC, समझे, नहीं भी समझे तो कोई इशू नहीं है, अभी हम थोड़ी देर में फिर से इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो इसी तरीके से ये प्रोडक्ट मेथड एंड हो जाता है। अब आ जाइए इनकम मेथड पे, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन मेथड भी बोलते हैं इसको। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले फैक्टर पेमेंट्स को एस्टिमेट करते हैं। फैक्टर पेमेंट याद है ना, लैंड के लिए आपको क्या मिलेगा, रेंट एंड रॉयल्टी, रॉयल्टी याद है कि भूल भाल गए, याद है, चलिए, रेंट रॉयल्टी। और लेबर के लिए क्या मिलेगा, वेजेस। कैपिटल के लिए क्या मिलेगा, तो इंटरेस्ट। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए क्या मिलेगा, प्रॉफिट्स। इसी को, ये चारों को ही क्या बोलते हैं मिलाकर, फैक्टर पेमेंट। तो सभी सेक्टर का, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, हर जगह का फैक्टर पेमेंट ऐड कर दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट मिलेगा, ठीक है। और सारा नेट वैल्यू एडेड को अगर आप ऐड कर देंगे सभी सेक्टर्स का, तो आपको NDP FC मिलेगा। क्या क्या लिखा हुआ है, कुछ समझ में नहीं आया, आराम से समझते हैं, देखिए।
सिंपल सा बात इतना है, NDP-FC अगर आपको निकालना है, अभी तक हम GDP निकाल रहे थे ना, अब हम नेट पे काम कर रहे हैं फिलहाल के लिए। मान लीजिए NDP-FC निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये 4 चीज़ को ऐड करते हैं। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, जो लेबर है, लेबर का मेनली वेजेस आता है यहाँ पे, वो ऐड करेंगे, प्लस रेंट एंड रॉयल्टी ऐड करेंगे, प्लस कैपिटल का पेमेंट क्या है, इंटरेस्ट ऐड करेंगे, प्रॉफिट ऐड करेंगे। चारों का जो एडिशन है, ये चारों को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा NDP-FC। इस लाइन को याद कर लीजिए, समझे कि नहीं। जब भी आप इनकम मेथड लगाएंगे सबसे पहले NDP-FC निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक एक टर्म को डिस्कस किया हुआ है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय क्या होता है, तो ये रेम्यूनरेशन है, मतलब रिवार्ड है, क्या तो कैश में या फिर काइंड में। बहुत जन को सैलरी जो है कैश में मिलता है, बहुत जन को काइंड में भी मिलता है। फॉर एग्जांपल हेल्थ बेनिफिट हो गया, कोई ट्रैवलिंग अलाउंस हो गया, ऐसा कुछ, ठीक है। तो या फिर हाउसिंग फैसिलिटी हो गया, उसको काइंड में बोलते हैं, काइंड में आपको सैलरी मिल रहा है। तो जो भी है, जैसे भी आपको रिवार्ड मिले उसको लेना है, उसी को क्या बोलते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय बोलते हैं। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का 2 कंपोनेंट है, एक हो गया वेजेस एंड सैलरीज, क्या तो कैश में हो नहीं तो काइंड में हो, और सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स। एम्प्लॉयर्स क्या करते हैं, एम्प्लॉय के लिए एक अकाउंट खोल देते हैं जिसमें वो पैसा जमा करते हैं, वो पैसा उसको रिटायरमेंट के टाइम में मिलेगा, ठीक है। तो सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन हो गया। कुछ हेल्थ कार्ड बना देते हैं कि कहीं पे जाए तो कम में इलाज हो जाए, ऐसा कुछ। तो ये सारा बेनिफिट को क्या बोलते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय बोलते हैं, समझे। इसमें वेजेस भी आता है, सैलरीज भी आता है, ये सब भी आता है। ये हो गया पहला। दूसरा क्या था यहाँ पे, रेंट और रॉयल्टी को समझते हैं। आपको पता ही है, इट इज़ द अमाउंट रिसीवेबल बाय लैंडलॉर्ड फ्रॉम अ टेनेंट फॉर द यूज़ ऑफ लैंड। क्लियर है। रॉयल्टी क्या होता है, इट इज़ द अमाउंट रिसीवेबल बाय लैंडलॉर्ड फॉर ग्रांटिंग द लीजिंग राइट ऑफ सब सॉइल एसेट्स। मिट्टी के अंदर जो चीज़ मिल रहा है, मिनरल्स, तेल, जो भी है, उसका यूज़ के लिए पैसा जो आपको मिल रहा है, रॉयल्टी उसको बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया। अगला है इंटरेस्ट और प्रॉफिट। इंटरेस्ट क्या है, तो जो ओनर्स ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं, ठीक है, मशीन्स के जो ओनर्स हो गए, तो उनको जो पैसा मिलता है, जो पैसा उनको प्रोडक्शन यूनिट देते हैं, उसको ही क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। वही बात यहाँ पे लिखा है। और प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया, इट इज़ अ रेसिडुअल फैक्टर पेमेंट बाय द प्रोडक्शन यूनिट टू द ओनर्स ऑफ। इन ये सब देने के बाद जो भी पैसा बचा उसको बोलते हैं प्रॉफिट, ठीक है, जो बचा हुआ फैक्टर पेमेंट है। चलिए, ये सब चीज़ हमने समझ लिया। इन चारों को ही ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, NDP-FC, फैक्टर कॉस्ट। अब आगे देखिए। अब मान लीजिए कोई एक ये कंट्री है, ठीक है, इसमें ये मान लीजिए एक प्रोडक्शन यूनिट है, कोई एक एस्टिमेटर है, इसको काम दिया गया कि आप नेशनल इनकम निकालिए। तो ये गया ये फॉर्म के पास, ये सारा डाटा लेना है, ठीक है, कि आपने लैंड को कितना रेंट पे किया, लेबर को कितना वेजेस दिया, इंटरेस्ट कितना पे किया, प्रॉफिट कितना पे किया, ये सब डेटा लेके ये सोचा ऐसे करके सारा फॉर्म का डेटा ले लेगा और ऐड कर देगा और इसको NDP-FC मिल जाएगा, ठीक है। ये सोच के ये एस्टिमेटर इसके पास गया। तो इसको कई सारे फॉर्म्स ऐसे भी मिलते हैं जहाँ पे ये फॉर्म के पास टोटल वैल्यू तो पता है, टोटल ये फॉर्म को मालूम है कि टोटल फैक्टर पेमेंट मान लीजिए 100 रुपये किया, मान लीजिए 100 रुपये किया, ठीक है। अब इस फॉर्म को ये मालूम नहीं है कि ये 100 रुपया में से वेजेस कितना है, इंटरेस्ट कितना है, प्रॉफिट कितना है, ठीक है, रेंट कितना पे किया, ये सब चीज़ इसको मालूम नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए जनरली क्या होता है कि कोई भी फॉर्म का जो मालिक है, मालिक तो हिसाब किताब रखता है, वो एक अकाउंटेंट को रख लेता है हिसाब किताब करने के लिए, ठीक है। और हर जगह अकाउंटिंग प्रैक्टिस थोड़ा अलग है, समझ रहे। तो इस वजह से क्या होता है कि एग्जैक्टली हमें पता नहीं चलता है कि ये फॉर्म रेंट में कितना पे कर रहा है, वेजेस में कितना पे कर रहा है, इंटरेस्ट में कितना, प्रॉफिट में कितना, ठीक है। तो उस केस में हम एक टर्म ऐड कर देते हैं जिसको बोलते हैं मिक्स्ड इनकम, ठीक है। क्योंकि कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं इस इकोनॉमी में, कोई सारे लोग ऐसे भी होंगे जो किसी फॉर्म में नहीं काम कर रहे होंगे, तो खुद ही सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए, जैसे कि डॉक्टर्स हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंसल्टेंट, ये लोग। तो इन लोग का जो इनकम है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ये चीज़ भी हम ऊपर वाले में ऐड कर देंगे। तो अभी तक जो सिर्फ 4 था कंपोनेंट, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इसमें हम एक चीज़ और ऐड कर देंगे 5वां नंबर पे, जो कि क्या है, मिक्स्ड इनकम। अगर है तो मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, अगर है तो, ठीक है। चलिए, तो इन 5 को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, NDP-FC। अब आगे देखिए,
ये रहा। अब हमारा एनडीपीएफसी का फॉर्मूला क्या हो गया, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इस पर प्लस कर देंगे मिक्स्ड इनकम अगर कुछ है तो, ठीक है। अब एक और टर्म है जिसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। ये क्या होता है, तो यहाँ पे ये रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये तीनों को मिला के ही क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन में ये तीनों नहीं देंगे और सीधा सीधा ऑपरेटिंग सरप्लस दे देंगे, तो आपको समझ जाना है कि एनडीपीएफसी निकालने के लिए ये प्लस ये कर देंगे और ये कर देंगे तो मिल जाएगा, ठीक है। तो इट इज़ डिफाइंड एज द सम ऑफ रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग सरप्लस इक्वल टू रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। तो इसका मतलब ये एनडीपीएफसी का फॉर्मूला हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ये तीनों को हटा के इसके जगह पे ऑपरेटिंग सरप्लस और प्लस मिक्स्ड इनकम, ठीक है। एनडीपीएफसी मिल गया, और एक बार आपको एनडीपीएफसी मिल गया तो इससे हमें अगर नेशनल इनकम निकालना है जो कि होता है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, तो कैसे निकालेंगे बताइए। नेट है, यहाँ पे भी नेट है, चलिए अच्छा बात है, डेप्रिसिएशन को एडजस्ट करने का जरूरत नहीं है। यहाँ डोमेस्टिक है, यहाँ पे नेशनल है, तो ऐड कर देना है आपको नेट फैक्टर इनकम अर्नड एब्रॉड, ठीक है। और फैक्टर कॉस्ट, ये भी फैक्टर कॉस्ट, वाह, तो इजी हो गया, सिर्फ इसमें यही ऐड कर देना है तो हमें नेशनल इनकम मिल जाएगा। तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वंस वी एस्टिमेट एनडीपीएफसी वी कैन फाइंड एनएनपीएफसी, जिसको हम नेशनल इनकम भी बोलते हैं, बाय एडिंग, सिर्फ आपको नेट फैक्टर इनकम और एब्रॉड ऐड कर देना है तो एनएनपीएफसी मिल जाएगा, समझे। तो ये था पूरा इनकम मेथड जिससे हम नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। चलिए अब बताइए तीसरे मेथड पे जो कि है फाइनल एक्सपेंडिचर मेथड। खर्च को हम ऐड कर देते हैं इसमें तो हमें मिल जाता है नेशनल इनकम। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो दो ही सेक्टर है मेनली, एक है हाउस होल्ड सेक्टर और एक है फॉर्म सेक्टर, ठीक है, और प्लस एक गवर्नमेंट सेक्टर भी है। रियलिटी में तो गवर्नमेंट भी होता है। तो जो भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो ऐड करेंगे। खाना कौन कौन खाते हैं, तो हाउस होल्ड वाले खाएंगे और गवर्नमेंट वाले, दोनों कंज्यूम करते हैं। और इन्वेस्टमेंट कौन करते हैं, ये प्रोड्यूसर फर्म्स करते हैं, ठीक है। तो इन पे जितना भी एक्सपेंडिचर हो रहा है फाइनल एक्सपेंडिचर वो ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, जीडीपी-एमपी मिल जाएगा। और एक बार जीडीपी-एमपी मिल गया तो आप नेशनल इनकम तो निकाल ही सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे मेन कंपोनेंट क्या क्या है जीडीपी-एमपी का, तो देखिए सबसे पहले हम प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये लेते हैं। हाउस होल्ड वाले कितना कंजम्पशन पे खर्चा कर रहे हैं फाइनल खर्चा वो लेते हैं, प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट वाले कितना खा रहे हैं, ठीक है, कितना कंज्यूम कर रहे हैं वो लेंगे, प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इंडस्ट्रीज़ वाले कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, वो लेंगे। और प्लस नेट एक्सपोर्ट, हम बाहर कितना बेच रहे हैं। नेट एक्सपोर्ट में मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, कुछ मंगा भी रहे होंगे तो मंगाने वाला माइनस कर देंगे, तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट को बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। तो इन सारा कैलकुलेशन को करने के बाद हमें क्या मिलता है, जीडीपी-एमपी मिलता है। तो यहाँ पे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बहुत अच्छा बात है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये भी अच्छा है, नेट एक्सपोर्ट भी अच्छा है, लेकिन ये जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है ना, ये खतरनाक कंपोनेंट है। खतरनाक हमारे लिए क्योंकि एग्जाम में जो एग्जामिनर है इसी के ऊपर क्वेश्चन सेट करते हैं, ये डायरेक्ट नहीं देंगे आपको। जीडीसीएफ आपको डायरेक्ट वैल्यू इसका नहीं देंगे, आपको कुछ फंसाएंगे। तो सबसे पहले हम जीडीसीएफ निकालने का तरीका देखते हैं। यहाँ पे हम नोट में लिख दिए है कि जीडीसीएफ जो होता है ना वो होता है नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। एग्जाम में आपको ये दे देंगे ये डेटा, प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, इसको हम लोग बोलते हैं नेट चेंज इन स्टॉक, ठीक है। और प्लस कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल यानी डेप्रिसिएशन, ये तीनों को अगर आप ऐड करते हैं तो आपको जीडीसीएफ मिलता है। तो एग्जाम में तीनों का वैल्यू अलग अलग देंगे, तो आपको तीनों ऐड करके पहले जीडीसीएफ निकालना होगा, तब जाके आप जीडीपी-एमपी निकालेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देखिए एक बार आपको जीडीपी-एमपी मिल गया, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दीजिए, प्लस नेट फैक्टर इनकम अर्न अब्रॉड और माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो आपको एनएनपी-एफसी मिल जाएगा, ठीक है, जिसको नेशनल इनकम भी बोलते हैं। तो ये हो गया तीसरा तरीका फाइनल एक्सपेंडिचर मेथड नेशनल इनकम निकालने का, समझे। चलिए अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, मतलब ऊपर वाला भी इंपॉर्टेंट था, ये भी इंपॉर्टेंट है कि प्रिकॉशंस इन एस्टिमेटिंग मेकिंग एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम निकालते वक्त क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए, ये इसके ऊपर भी बहुत क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहला, अगर आप वैल्यू एडेड मेथड यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये सब सावधानी बरतना पड़ेगा। सबसे पहला है
अवॉइड डबल काउंटिंग। आप डबल काउंटिंग प्रॉब्लम से बच के रहिएगा। आप कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ आप वैल्यू एडेड ऐड करें। कई जगह गलती से क्या होता है कि वो लोग आउटपुट वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोई एक फर्म है जिसने 200 रुपये का ब्रेड बनाया, तो इसी को ले लेते हैं कि इतना ही इसने प्रोड्यूस किया, तो यही वैल्यू को ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको -50 रुपया जो है इंटरमीडिएट गुड वो माइनस करना होगा, ठीक है, नहीं, क्योंकि नहीं तो आप डबल काउंटिंग कर लेंगे। फिर यहाँ पे आपको सिर्फ 150 रुपया ही लेना पड़ेगा, इसने 150 रुपये का वैल्यू एडिशन किया है, ठीक है। तो ये डबल काउंटिंग प्रॉब्लम से बच के रहना है, इस पर सावधानी बरतना है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डबल काउंटिंग को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो इसको 2 तरीका है अवॉइड करने का। नंबर 1, काउंट ओनली वैल्यू एडेड, सिर्फ वैल्यू एडेड काउंट कीजिए। और नंबर 2, काउंट ओनली द वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट ही इसमें लीजिए, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का वैल्यू मत लीजिए, ठीक है। चलिए, ये हो गया पहला प्रिकॉशन। दूसरा प्रिकॉशन है कि डू नॉट इंक्लूड द सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। सेकेंड हैंड गुड्स का सेल हो रहा है, उसका वैल्यू मत लीजिए, उसको प्रोडक्शन में काउंट मत कीजिए। क्योंकि मान लीजिए कोई एक गुड है, ये 2005 में बना, अब इसको कोई 2010 में बेच रहा है, तो इसका वैल्यू आप इस साल में इंक्लूड मत कीजिए। क्योंकि जब ये नया बना होगा तो 2005 का जब नेशनल इनकम कैलकुलेट किया गया होगा, तो इस नेशनल इनकम में ऑलरेडी इसका वैल्यू इंक्लूडेड है, अलग से इसको फिर इसमें भी इंक्लूड मत कीजिए, ठीक है। तो ये भी प्रिकॉशन बरतना है। लेकिन अगर कोई ब्रोकरेज हो रहा है या फिर कमीशन हो रहा है इसको खरीदवाने में, ठीक है, कोई एक बीच में एजेंट आ गया, बोला कि मेरे को 100 रुपया दो, हम इसको बेचवा देते हैं, तो ये जो 100 रुपये है ना कमीशन या फिर ब्रोकरेज, ये 100 रुपये को आपको 2010 का नेशनल इनकम में इंक्लूड करना पड़ेगा, समझे। चलिए, तीसरा प्रिकॉशन है सेल्फ कंज्यूम्ड आउटपुट मस्ट बी इंक्लूडेड। अब मान लीजिए 200 रुपये का ब्रेड प्रोड्यूस हुआ, इसमें से 150 रुपये वैल्यू एडिशन है, इसमें से ये 20 रुपये का ब्रेड खुद ही खा गया, सेल्फ कंज्यूम कर लिया। तो ऐसा नहीं कि आप 20 रुपये को इग्नोर कर देंगे, ये 20 रुपये भी इंक्लूड होगा वैल्यू एडिशन में, ठीक है, वही बात यहाँ पे लिखा है। उसी तरीके से फार्मर जो है वो अपना ही घर में अगर रह रहे हैं और खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो फार्मर्स एक तरीके से रेंट पे नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसका वैल्यू भी लेना पड़ेगा, ठीक है। एक एस्टिमेट कर लेंगे कि अप्रोक्सी फार्मर 5,000 या फिर 10,000 रुपये रेंट पे कर रहा है जगह के हिसाब से, और उसको इंक्लूड करना पड़ेगा खर्चे में, ठीक है। चलिए, उसी तरीके से फार्मर अगर मान लीजिए 10 kg वीट उगाता है, 100 kg वीट उगाता है और उसमें से 10 kg खुद ही खा लेता है, तो ये 10 kg जो खुद खाया उसको इग्नोर नहीं करना है, उसको भी इंक्लूड करना है वैल्यू एडिशन में, ठीक है। तो सेल्फ कंजम्पशन अगर कहीं किया जा रहा है तो उसको इंक्लूड करेंगे, सिंपल सा बात ये है। चलिए, अब आ जाइए इनकम डिस्ट्रीब्यूशन मेथड पे, इसमें क्या क्या प्रिकॉशन बरतेंगे। सबसे पहला ट्रांसफर्स को अवॉइड करना है। अब ये क्या होता है ट्रांसफर, अगर आप कोई इंसान है, इसके पास अगर पैसा आ रहा है और बदले में इसने कोई सर्विस परफॉर्म नहीं किया, बिना कुछ किए अगर बैठे बैठे इसके पास पैसा आ रहा है, जैसे कि गिफ्ट, डोनेशन, ठीक है, तो इस सबको ट्रांसफ़र बोलते हैं, ठीक है। तो इस ट्रांसफ़र को हम लोग इंक्लूड नहीं करते, ट्रांसफ़र इसका इनकम नहीं है, समझेंगे नहीं, तो ये हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो गिफ्ट, डोनेशन, चैरिटीज़ ये सब इनकम में नहीं आता है, ठीक है, इसको ट्रांसफ़र बोलते हैं। दूसरा है अवॉइड कैपिटल गेन। अगर मान लीजिए कोई आप सेकेंड हैंड गुड बेचते हैं, कोई फाइनेंशियल एसेट बेचते हैं, तो उसका सेल से जो पैसा आता है उसको कैपिटल गेन बोलते हैं। तो ये कैपिटल गेन को भी हम इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है, ये नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगा, क्योंकि ये सब प्रोडक्शन ट्रांजेक्शन नहीं है, कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए, तीसरा प्रिकॉशन है इंक्लूड इनकम फ्रॉम द सेल्फ कंज्यूम्ड आउटपुट। देखिए, जब मान लीजिए कोई एक हाउस ओनर है, वो अपने ही घर में रह रहा है, तो वो कोई रेंट पे नहीं कर रहा है कि नहीं। इनकम मेथड में हम रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और क्या था, प्रॉफिट और वेजेस, ये सब ऐड करते हैं ना। तो अगर मान लीजिए कोई खुद के ही घर में रह रहा है तो वो रेंट नहीं पे कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो वो खुद को रेंट पे कर रहा है। अगर उसका घर खुद का नहीं होता तो कहीं ना कहीं तो रहता है ना रेंट पे। तो उस समय में हम क्या करते हैं कि हम एक क्या लिखा है कि सिंस रेंट इज अ पेमेंट फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इवन दो रेंडर्ड टू द ओनर इटसेल्फ, इट मस्ट बी काउंटेड एज फैक्टर पेमेंट। इस केस में भी हम क्या करेंगे, कोई अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले लेंगे जगह के हिसाब से। मान लीजिए 5,000 रुपया वो रेंट पे करता, तो ये 5,000 हम इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। फिर इंक्लूड फ्री सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ओनर्स ऑफ प्रोडक्शन यूनिट। ये मान लीजिए कोई एक फॉर्म है, ये अपना ज़मीन पे ही प्रोडक्शन कर रहा है, तो इसको रेंट तो नहीं लग रहा है, लेकिन मान लीजिए ये ज़मीन
इसका नहीं होता तो रेंट तो देना पड़ता ना। तो इस केस में भी हम क्या करेंगे, अगर अपना प्रॉपर्टी को यूज़ करके कमा रहा है तो उस प्रॉपर्टी का खर्च भी हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। वही बात यहाँ पे लिखा है। तो ये चारों पॉइंट आप याद कर लेंगे। एग्जाम में बस ये काला काला जो बोल्ड पार्ट है इतना लिखने से होगा, ये पूरा एक्सप्लेन नहीं भी करने से चलेगा। ये तो बस आपको समझाने के लिए लिखे थे। एग्जाम में सिर्फ इतना पॉइंट लिखेंगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आ जाइए एक्सपेंडिचर मेथड पे। इसमें क्या क्या सावधानी बरतना है आपको। तो पहला वही है कि अगर इंटरमीडिएट गुड्स खरीदने में अगर आप कोई खर्च कर रहे हैं तो उस खर्च को काउंट मत कीजिए, ठीक है। सिर्फ आप फाइनल गुड्स जो खरीद रहे हैं उसी का खर्च काउंट कीजिए इसमें। अगर आप इंटरमीडिएट गुड का खर्च काउंट करेंगे तो फिर से डबल काउंटिंग का एरर पैदा हो जाएगा। और दूसरा प्रिकॉशन है कि सेकेंड हैंड गुड्स अगर आप कोई खरीद रहे हैं, फाइनेंशियल एसेट खरीद रहे हैं, उसमें अगर कोई एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो उस एक्सपेंडिचर को भी इसमें काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये जिस साल ये गुड बना होगा उस साल ही काउंट हो गया होगा, ठीक है। फिर एक यहाँ पे ये भी समझिए फाइनेंशियल एसेट्स। आपको पता है कि इंडिया में स्टॉक मार्केट है, NSE और BSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। इसमें कंपनी का शेयर्स खरीदते बेचते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई इंसान यहाँ पे लाख रुपए का शेयर खरीद लिया, तो क्या ये लाख रुपया हम नेशनल इनकम में काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि ये फाइनेंशियल एसेट जो है कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं है, ठीक है। ये ना ही गुड्स है ना ही सर्विसेज है, तो इसलिए हम ये सब ट्रांजेक्शन को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। इसके ऊपर भी एक बार क्वेश्चन आया था बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। चलिए तो ये सारा प्रिकॉशन आप याद रखेंगे यहाँ पे। अच्छा, दो और है यहाँ पे। तीसरा प्रिकॉशन ये है कि अगर आप इंक्लूड द सेल्फ यूज़ ऑफ ओन प्रोड्यूस्ड फाइनल प्रोडक्ट, कोई आप प्रोडक्ट बनाए उसको खुद के लिए यूज़ कर गए तो उस पर भी जितना खर्च होगा उसका इम्प्यूटेड, मतलब एक्चुअली तो आपने खर्च नहीं किया। मान लीजिए कोई फार्मर है 100 kg गेहूँ अगर वीट अगर उगाता है, मान लीजिए 10 kg वो खुद से ही यूज़ कर लिया, ठीक है। तो ये 10 को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। 10 पे उसने कितना खर्च किया, उसका एक्चुअली तो खर्च नहीं किया लेकिन उसका इम्प्यूटेड वैल्यू, एस्टिमेटेड वैल्यू ले लेना है, ठीक है। और अवॉइड ट्रांसफ़र एक्सपेंडिचर। अगर कोई इंसान गवर्नमेंट या फिर कोई हाउस होल्ड किसी को गिफ्ट डोनेशन चैरिटी दे रहा है तो बदले में वो उससे कोई सर्विस तो नहीं ले रहा है, तो इस टाइप का जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्च है, ट्रांसफ़र एक्सपेंडिचर उसको बोलते हैं, तो इसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे नेशनल इनकम में, समझे। चलिए, स्कॉलरशिप, चैरिटी, डोनेशन, गिफ्ट, ये सब नहीं होता है नेशनल इनकम में। अब अगला टॉपिक है नेशनल प्रोडक्ट एंड अदर एग्रीगेट्स। इसको स्टार्ट करने से पहले एक दो सवाल कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन फॉर एग्जांपल ये उठाते हैं, इसे बोला है कि कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑफ ऑन कैपिटल एसेट। डेप्रिसिएशन निकालना है, ये सब वैल्यू दिया हुआ है। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला हमने याद रखा है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाई एस्टिमेटेड लाइफ। कॉस्ट कितना है लाने का खर्च, 1000 डाल दीजिए। स्क्रैप वैल्यू कितना है तो नील है, 0 कर दीजिए। लाइफ कितना है उस चीज़ का तो 20, सॉल्व कर दीजिए तो 50 करोड़ पर ईयर ये डेप्रिसिएशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, इजी था। आगे ये क्वेश्चन देखिए, इन एन इकोनॉमी द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड वैल्यू एडेड। ये दो चीज़ निकालना है बाई फॉर्म बी। देखिए, तो सबसे पहले हम वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालते हैं, पढ़ लेते हैं सीन कैसा है। फॉर्म ए सोल्ड टू फॉर्म बी 80 करोड़ का सामान, फिर फॉर्म ए सी को भी बेचा 50 करोड़ का सामान और हाउस होल्ड को भी बेचा 30 करोड़ का सामान और 10 करोड़ का सामान रिमेन अनसोल्ड। फिर फॉर्म बी क्या करता है, फॉर्म सी को बेचता है 70 करोड़ का सामान, फॉर्म डी को बेचता है 40 करोड़ का सामान और 30 करोड़ का सामान एक्सपोर्ट कर देता है और 5 करोड़ का सामान गवर्नमेंट को बेचता है। तो बी किसको किसको बेचा है, ये सबको बेचा है, ठीक है। इसका मतलब बी ने क्या क्या चीज़ प्रोड्यूस किया है, 70 करोड़ का सामान प्रोड्यूस किया है, प्लस ये 40 करोड़, प्लस ये 30 करोड़ और प्लस ये 5 करोड़। इसको ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 145 करोड़। ये वैल्यू ऑफ आउटपुट है बी का। अगर हम आपसे बोले कि ए का वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालिए तो आप देखेंगे कि ए किसको किसको बेच रहा है, बी को बेच रहा है, सी को बेच रहा है, हाउस होल्ड को बेच रहा है, फिर अनसोल्ड भी है। तो 80 + 50 + 30 + 10 यह हो जाएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट बाई फॉर्म बी, सॉरी फॉर्म ए, ठीक है। तो एक तो आ गया। अब दूसरा क्या निकालना है हमें, वैल्यू एडेड। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में से माइनस कर देते हैं इंटरमीडिएट कॉस्ट, है कि नहीं, तो हो जाएगा वैल्यू एडेड। तो बी का खर्चा क्या क्या हुआ रॉ मटेरियल्स बी क्या क्या खरीदा, तो यहाँ पे फॉर्म ए बी को कुछ बेचा था ना,
तो बी ने 80 करोड़ रुपए का सामान खरीदा है, तो ये बी का खर्च है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट है 145 और परचेज बाय फॉर्म बी फ्रॉम फॉर्म ए, बी ने क्या खरीदा था रॉ मटेरियल्स, तो 80, दोनों को माइनस कर दीजिए तो 65 करोड़ का वैल्यू एडिशन किया है बी ने। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आता है। फिर ये देखिए क्वेश्चन नंबर 17 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि फाइंड नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट बाय सम ऑफ अ फार्मर प्रोड्यूसिंग व्हीट। एक फार्मर ने जो व्हीट प्रोड्यूस करता है, बताइए नेट कितना वैल्यू ऐड कर रहा है ये। तो देखिए वैल्यू एडेड का एक ही फॉर्मूला है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, है कि नहीं। तो वो कितना का व्हीट प्रोड्यूस किया वो निकालिए। सबसे पहला आइटम है सेल ऑफ व्हीट बाय द फार्मर इन द लोकल मार्केट। फार्मर ने लोकल मार्केट में इतने रुपए का व्हीट सेल कर दिया, तो ये वैल्यू ऑफ आउटपुट में आएगा। प्लस परचेज ऑफ ट्रैक्टर, तो ये क्या है, फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, ये काउंट नहीं होगा यहाँ पे। प्रोक्योरमेंट ऑफ व्हीट बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द फार्मर, फार्मर ने गवर्नमेंट को भी कुछ व्हीट बेचा है 200 रुपये का, तो ये भी वैल्यू ऑफ आउटपुट में आएगा। कंजम्पशन ऑफ व्हीट बाय द फार्मिंग फैमिली ड्यूरिंग द ईयर, फार्मर का जो फैमिली है वो भी कुछ व्हीट कंज्यूम कर गए, तो सेल्फ कंजम्पशन भी इंक्लूड होता है, प्लस 50, ठीक है, और तो नहीं है। ये हो गया वैल्यू ऑफ आउटपुट। इसमें से हमें इंटरमीडिएट कॉस्ट जो है वो सब माइनस करते जाना है। तो परचेज ऑफ ट्रैक्टर ये अभी बताए फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है, ये इंटरमीडिएट कॉस्ट में नहीं आएगा, ठीक है। इंटरमीडिएट कॉस्ट मतलब रॉ मटेरियल, जैसे कि सीड्स कितना हो गया, फर्टिलाइजर, ये सब में कितना खर्च किया वो सब माइनस कीजिए। तो वो सब वैल्यू यहाँ पे दिया नहीं है, तो ये तो ख़त्म ही हो गया। फिर देखिए यहाँ पे नेट हमें निकालने को बोला है, नेट वैल्यू एडेड, तो ये क्या है, एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनेंस ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक, यही तो है डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो माइनस का 100 करना होगा, ठीक है, क्योंकि हमें नेट चाहिए। फिर एट फैक्टर कॉस्ट भी है, फैक्टर कॉस्ट में क्या होता है, सब्सिडी इंक्लूडेड होता है, ठीक है, क्योंकि देखिए फैक्टर कॉस्ट में प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी अगर करेंगे तो आपको मिलेगा मार्केट प्राइस, है कि नहीं। तो अभी हमारे पास मार्केट प्राइस है ही, हमें किस पे जाना है, फैक्टर कॉस्ट पे जाना है। तो मार्केट, ये सब्सिडी को इधर भेजिए, तो मार्केट प्राइस पर सब्सिडी अगर आप ऐड करेंगे तो ही आपको क्या मिलेगा, फैक्टर कॉस्ट मिलेगा। इनडायरेक्ट टैक्स यहाँ पे है ही नहीं, तो इसका बात कर ही नहीं रहे, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस कीजिए सब्सिडी, यानी 20। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 100, 150, 170, तो 170 इसमें ऐड होगा तो 6970 इतना करोड़, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन देखिए, या फिर ये थोड़ा लंबा है लेकिन आप निकाल सकते हैं खुद से ही। जैसे कि इसमें नेशनल इनकम निकालने बोला है, पर्सनल ये तो अभी पढ़े नहीं है, फिलहाल ये निकालना सीखिए। नेशनल इनकम, अब कौन सा मेथड यूज़ करें, 3 मेथड है हमारे पास, तो ये डेटा देख के आपको तय करना है कौन सा मेथड यूज़ करना है। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, प्राइवेट इनकम, कॉर्पोरेट टैक्स, नेट रिटर्न, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, प्रॉफिट, रेंट। समझ में आ गया कि इनकम मेथड हमें यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। तो वही तरीका से हम कर दिए हैं यहाँ पे, आप देख लीजिएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन ये उठाते हैं, यहाँ पे बोला है कि फाइंड नेशनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड। चलिए इसको करते हैं एक बार। एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, है कि नहीं, और प्लस नेट एक्सपोर्ट, यही तो होता था। ये सब मिलके क्या बनता था, ये सब मिलके आपका बनता था जीडीपी एमपी। लेकिन हम आपको बताए थे कि ये थोड़ा खतरनाक चीज़ है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है ना। तो देखिए ये क्या था, एक बार डाउट हो रहा है, देख लेते हैं यहाँ पे। इसका टर्म था, अच्छा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन था, GDCF। तो चलिए एक बार फिर से लिखते हैं, GDP MP, ये हो जाएगा मेरा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट, है कि नहीं। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया है क्या, ये रहा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो 900 प्लस ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल, सॉरी गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये दिया है, ये रहा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन, ये 400 दिया हुआ है, प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ये दिया है क्या,
नहीं दिया है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है। तो ये तो इजी है, नेट से अगर हमें चाहिए ग्रॉस, तो इस यहाँ पे नेट में क्या ऐड करें तो ग्रॉस मिल जाएगा। तो अगर हम डेप्रिसिएशन ऐड कर दें, डेप्रिसिएशन दिया ही नहीं है कि नहीं, डेप्रिसिएशन नहीं दिया है तो यही वैल्यू हम ले लेंगे 200 प्लस नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट डायरेक्ट दे दिया है यहाँ पे -25। अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट देता तो अलग से निकाल देते हम, ठीक है। तो ये कितना हो गया 900 और ये 600, 1500, 1500 में से 25 किया तो 1475, इतना करोड़ रुपीस, ठीक है। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा, ये रहा 1475। तो इस तरीके से क्वेश्चन से आएगा तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में बोला है कि डोमेस्टिक इनकम निकालिए। जैसे हम जानते हैं नेशनल इनकम किसको बोलते हैं, ये होता है NNP/FC, है कि नहीं। तो डोमेस्टिक इनकम हम बोलते हैं, N तो N ही रहेगा और नेशनल की जगह यहाँ पर D हो जाएगा। NDP/FC को हम नेशनल डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। तो इस बात को भी याद रखिए, एग्जाम में नेशनल इनकम निकालने के लिए बोलते हैं और डोमेस्टिक इनकम, ये टर्म बहुत यूज़ होता है। तो डोमेस्टिक इनकम देख के कन्फ्यूज़ नहीं होएगा, NDP/FC निकालने बोला जा रहा है आपको, ठीक है। तो ये देख के बताइए कौन सा मेथड यूज़ होगा, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल, समझ गए, एक्सपेंडिचर मेथड यहाँ पे यूज़ होगा। तो देख के कर लेना है आपको, ठीक है। चलिए वापस आते हैं हमारे टेक्स्ट पे। प्रिकॉशन हमने कवर कर लिया, ये सब हो गया। आ जाइए अब इस पे, नेशनल प्रोडक्ट एंड अदर एग्रीगेट्स। देखिए हमारे पास नेशनल इनकम है जो कि NNP/FC होता है, विच इज़ अर्नड बाई फर्म्स एंड गवर्नमेंट इंटरप्राइजेस। अब इसमें से कुछ फर्म्स ऐसे होते हैं कि कुछ प्रॉफिट को, देखिए प्रॉफिट जो है सारा का सारा एंटरप्रेन्योर को नहीं दे देते हैं, कुछ प्रॉफिट वो अपने पास भी रखते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। मतलब ऐसा प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इस नेशनल इनकम में से इस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को हटा देते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा नेशनल इनकम जो है हाउस होल्ड को नहीं मिला है, ठीक है। ऐसे समझिए, ये एक फॉर्म है और ये यहाँ पे हाउस होल्ड है, ठीक है। ये फॉर्म ने सारा फैक्टर पे नेशनल इनकम इसको दे दिया, लेकिन नेशनल इनकम का सारा पार्ट नहीं दिया, क्योंकि नेशनल इनकम में क्या आता है, रेंट, रॉयल्टी, फिर आपका हो गया वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। तो सारा चीज़ इसको नहीं देते, कुछ प्रॉफिट अपने पास भी रख लेते हैं, जिसको बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो ये सारा नेशनल इनकम हाउस होल्ड को नहीं मिलता है, इस हाउस होल्ड में, इस नेशनल इनकम में से हमें अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट माइनस करना होगा, ठीक है। सिर्फ ये पार्ट ही हाउस होल्ड को मिलता है। इसके अलावा बीच में गवर्नमेंट भी आ जाती है, गवर्नमेंट कुछ टैक्स भी ले लेती है इस पैसा पे, ठीक है। तो फर्म को कुछ पैसा गवर्नमेंट को देना पड़ जाता है, तो कॉर्पोरेट टैक्स भी हमें क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा नेशनल इनकम में से, माइनस कॉर्पोरेट टैक्स। अब ये पैसा जो है वो हाउस होल्ड को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा हाउस होल्ड को कुछ और भी मिलता है। हाउस होल्ड हो सकता है किसी को लोन दी हो, ठीक है, गवर्नमेंट को मान लीजिए लोन दिया है हाउस होल्ड ने, तो लोन के बदले हाउस होल्ड को इंटरेस्ट मिल रहा है। प्लस ये भी हो सकता है कि हाउस होल्ड गवर्नमेंट से लोन लिया हो तो उसमें इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो इंटरेस्ट पेड, ठीक है, माइनस इंटरेस्ट रिसीव्ड, इसको बोलते हैं नेट इंटरेस्ट पेड। यहाँ पे पेड है ना, तो पहले पेड होगा, इंटरेस्ट पेड माइनस इंटरेस्ट रिसीव्ड, इसको बोलते हैं नेट इंटरेस्ट पेड। तो नेट इंटरेस्ट पेड को आपको यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, NIP, ठीक है। इतना पैसा जो है वो हाउस होल्ड को मिल रहा है। फिर हाउस होल्ड को ट्रांसफ़र पेमेंट भी मिलता है फर्म की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से। फॉर एग्जांपल पेंशन, स्कॉलरशिप, प्राइजेस। ट्रांसफ़र पेमेंट मतलब जिसके बदले कोई सर्विस परफॉर्म नहीं किया गया हो, तो ये सब पैसा भी हाउस होल्ड को मिल रहा है। तो प्लस ट्रांसफ़र पेमेंट, तो ये पूरा अमाउंट जो है वो हाउस होल्ड को मिल रहा है। तो इसी अमाउंट को क्या बोलते हैं, पर्सनल इनकम बोलते हैं। देखिए फिर से समझिए, ये फॉर्म है, ये हाउस होल्ड है, तो हम अभी तक क्या निकाल रहे हैं, नेशनल इनकम निकाल रहे हैं, जिसको NNP/FC भी बोलते हैं। तो ये सारा का सारा पैसा हाउस होल्ड को नहीं मिलता है। इसमें से फॉर्म जो है कुछ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है वो अपने पास रख लेती है, गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है इस फॉर्म को, ठीक है, तो कॉर्पोरेट टैक्स भी इसमें से माइनस हो गया। फिर हाउस होल्ड को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो नेट इंटरेस्ट पेमेंट मेड बाय हाउस होल्ड NIP, ठीक है, वो माइनस करना पड़ेगा। प्लस हाउस होल्ड को कुछ ट्रांसफ़र पेमेंट भी मिलता है, तो ये प्लस हो रहा है, बाकी ये तीनों चीज़ माइनस हो रहे हैं। तो
क्या मिलेगा आपको, पर्सनल इनकम मिलेगा। मतलब ये पर्सनल इनकम हाउस होल्ड को फाइनली मिल रहा है। अब ये पूरा का पूरा पर्सनल इनकम भी ना हाउस होल्ड का नहीं होता है, क्योंकि हाउस होल्ड को इसके ऊपर इनकम टैक्स भी देना होता है, जिसको पर्सनल टैक्स पेमेंट बोलते हैं, ठीक है। और कुछ नॉन टैक्स पेमेंट जैसे कि फाइन्स वगैरह लग गया, वो भी देना होता है, ठीक है। तो अगर हम इस पर्सनल इनकम में से जो हमने ऊपर निकाला था, उसमें से अगर पर्सनल टैक्स पेमेंट मतलब इनकम टैक्स अगर माइनस कर दे और नॉन टैक्स पेमेंट मतलब फाइन्स अगर माइनस कर दे, तो हमें क्या मिलेगा, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ये वो पैसा है जो हाउस होल्ड फाइनली खर्च कर सकती है या फिर सेव कर सकती है, ठीक है। तो ये दो कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। एक बार रिपीट करते हैं। नेशनल इनकम है आपके पास, उसमें से अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट माइनस कर दीजिए, क्योंकि ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। फर्म्स इसी में से कुछ पैसा गवर्नमेंट को टैक्स में पे करती है, जिसको कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं, ठीक है। फिर हाउस होल्ड कुछ इंटरेस्ट पे करती है और कुछ इंटरेस्ट रिसीव भी करती है। इन दोनों का जो डिफरेंस है, इंटरेस्ट पेड माइनस इंटरेस्ट रिसीव, जिसको नेट इंटरेस्ट पेड ये बोल देते हैं, ठीक है। ये भी माइनस करना होगा, क्योंकि पेमेंट कर रहे हैं उसलिए माइनस होगा, ठीक है। हाउस होल्ड को ये नहीं मिल रहा है, प्लस हाउस होल्ड को ट्रांसफर पेमेंट मिल रहा है। तो ये सारा कैलकुलेशन आपको करके मिलेगा पर्सनल इनकम। अब इसमें भी आपको पर्सनल टैक्स पेमेंट और नॉन टैक्स पेमेंट, इनकम टैक्स और फाइन्स, ये अगर आप हटा दें यहाँ से, तो आपको मिल जाएगा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। समझे कि नहीं? तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, याद कर लीजिए इसको। चलिए अगला पार्ट है। अब अगला एक टर्म है नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। ये क्या होता है? तो ये इसमें आप NNP एट M मार्केट प्राइस ले लीजिए, उसमें अदर करेंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पूरे दुनिया से जो भी ट्रांसफ़र आ रहे हैं, ट्रांसफ़र यानी कोई गिफ्ट आ रहा है, कोई एड आ रहा है, हेल्प आ रहा है, ठीक है, उसको आप जोड़ दीजिए NNP एट मार्केट प्राइस पे, तो आपको नेशनल डिस्पोजेबल इनकम मिल जाता है। बस इतना ही बात आपको यहाँ पे याद रखना है। एक और टर्म है, सबसे खतरनाक टर्म, जो कि है प्राइवेट इनकम। ये क्या होता है? तो ये इन सब चीज़ों का समेशन होता है। फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्रूइंग टू द प्राइवेट सेक्टर। ये सुन के तो आप पागल ही हो जाएंगे, ठीक है। फिर नेशनल डेट इंटरेस्ट, ये भगवान जाने क्या है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, ये क्या है। करेंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट, अदर नेट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सी द नोट बिलो, ठीक है। ये नोट पहले पढ़ते हैं, तब इस फॉर्मूले पे वापस आएंगे। देखिए, हमें पता है कि किसी भी डोमेस्टिक टेरिटरी में जितने भी प्रोडक्शन यूनिट है, उन सब ने जितना भी वैल्यू ऐड किया, उन सब का अगर ऐड करते तो हमें क्या मिलेगा, NDP-FC मिलेगा, ठीक है। तो क्या ये सारा का सारा पैसा हाउस होल्ड को मिल जाता है? नहीं मिलता है, नॉट रिसीव्ड, ठीक है। कुछ अब दो टाइप के एंटरप्राइज है, दो टाइप के फॉर्म होते हैं। कुछ गवर्नमेंट का फॉर्म होता है, डिपार्टमेंटल कमर्शियल एंटरप्राइज ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, और कुछ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज होते हैं गवर्नमेंट के, ठीक है। तो ये डिपार्टमेंटल कमर्शियल एंटरप्राइज ऑफ द गवर्नमेंट है ना, ये कुछ अर्निंग्स रिटेन कर लेते हैं, सारा का सारा पैसा हाउस होल्ड में नहीं बांट देते हैं, ठीक है। ये ऐसे फॉर्म्स है, ये ऐसे एंटरप्राइज है, प्रोडक्शन यूनिट है, जो कुछ पैसा अपने पास रखते हैं, ठीक है। उसी तरीके से जो नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज है, ये भी कुछ पैसा अपने पास रखते हैं फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन, ताकि ये ऐसे फॉर्म्स है, ये सरकारी ऐसे फॉर्म्स है, और कुछ गैर सरकारी ऐसे फॉर्म्स होते हैं जो सारा का सारा प्रॉफिट नहीं बांटते हैं, ठीक है। कुछ पैसा खुद के पास रखते हैं ताकि वो आगे चल के इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंशन कर पाए, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, NDP-FC में से अगर हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप एक्रूइंग टू द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, सरकारी प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप से जो भी पैसा आ रहा है उसको अगर हम माइनस कर दें, प्लस जो नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज है उनका सेविंग्स को अगर हम माइनस कर दें, क्योंकि ये सेविंग्स को यूज़ करेंगे फर्दर एक्सपेंशन के लिए, तो NDP-FC में से अगर हम ये दो चीज़ देते हैं, एक तो गवर्नमेंट का एंटरप्राइज से इनकम और प्लस जो नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज है उनका सेविंग, ये दोनों चीज़ अगर हम माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्रूइंग टू द प्राइवेट सेक्टर। तो ये जो पहला टर्म था ये आपको उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। फैक्टर इनकम फ्रॉम NDP एक्रूइंग टू द प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर को क्या क्या मिल रहा है, तो NDP-FC में से सबसे पहले गवर्नमेंट का जो एंटरप्राइज है उनका इनकम और माइनस सेविंग ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज, समझे। अब अगला टर्म है नेशनल डेट इंटरेस्ट। ये क्या होता है, देखिए, गवर्नमेंट भी क्या करती है, लोन्स लेती है, ठीक है, अपने एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए। तो इन लोन्स पे क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंस इंटरेस्ट, और वही बात लिखा है यहाँ पे, तो वही इंटरेस्ट को नेशनल डेट इंटरेस्ट बोलते हैं,
ठीक है। ये इंटरेस्ट जो है ना, ये एक टाइप का क्या है, इसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर चूँकि प्राइवेट इनकम निकाल रहे हैं उसलिए यहाँ पे इंटरेस्ट वगैरह लेते हैं हाथ में, ठीक है। तो नेशनल, अब देखिए गवर्नमेंट यहाँ पे लोन तो ली थी, लेकिन लोन किससे ली थी? पब्लिक हाउस होल्ड से ली थी, ठीक है। हाउस होल्ड से कैसे लोन ले सकते हैं? तो हाउस होल्ड अपना पैसा सेविंग बैंक में जमा करते हैं, एफडी में जमा करते हैं, तो वही पैसा गवर्नमेंट अपने यूज़ के लिए लेती है, ठीक है। तो उसके बदले हाउस होल्ड को इंटरेस्ट मिलता है, तो वही इंटरेस्ट है ये नेशनल डेट इंटरेस्ट, ठीक है। फिर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये तो पता ही है आपको। करेंट ट्रांसफ़र फ्रॉम गवर्नमेंट, हाउस होल्ड को गवर्नमेंट से कुछ ट्रांसफ़र भी मिलता है, गिफ्ट हो गया, डोनेशन हो गया, स्कॉलरशिप हो गया, गवर्नमेंट से भी मिलता है, प्लस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो कंट्री के बाहर जितने भी दूसरे कंट्रीज़ है वहाँ से भी कुछ ट्रांसफ़र आता है हाउस होल्ड को। तो इन सब चीज़ों को अगर आप ऐड कर दो तो आपको मिलेगा प्राइवेट इनकम, ठीक है। हाउस होल्ड को ये सब इनकम भी मिल रहा है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। सिंपल सा ये फॉर्मूला को रट लीजिए, ठीक है। जितना समझाए उसको दोबारा एक बार सुन लीजिए और क्लियर हो जाएगा। चलिए अब आ जाइए अगले टॉपिक पे, जो कि है बेसिक नेशनल इनकम एग्रीगेट्स। ये क्या है? देखिए यहाँ पे एक टेबल पे कुछ नेशनल इनकम एग्रीगेट्स हम बताए हुए हैं। सबसे पहला है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो इसका तो वही है, इट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री मेजर्ड इन अ ईयर। जितने भी फाइनल गुड्स है, फाइनल गुड्स अगर आप ले रहे हैं मतलब आपको ये ऑटोमेटिकली वैल्यू एडेड वाला है, ठीक है। ये डबल काउंटिंग का एरर नहीं देगा, तो इसको जीडीपी बोलते हैं। और डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, इसका मतलब हम यहाँ पे सिर्फ यही देखते हैं कि वो कंट्री के अंदर हो, ठीक है, भले ही उसको इंडियन आदमी प्रोड्यूस कर रहा हो या फिर कोई फॉरेनर प्रोड्यूस कर रहा हो, ठीक है। मतलब नहीं है, कंट्री के अंदर अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो वो जीडीपी है, ठीक है। फिर उसी तरीके से जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो जीडीपी एट एमपी अगर आपको मालूम है तो इसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दीजिए, ये मिल जाएगा। एनडीपी एमपी निकालना है तो आपको अगर जीडीपी एमपी पता है, इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दीजिए, तो क्योंकि ग्रॉस से नेट में जाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस करना होगा, ठीक है। उस तरीके से ये सारा चीज़ लिखा हुआ है, ये आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कॉन्सेप्ट वही है। और दो चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, नेशनल इनकम को क्या बोलते हैं? एनएनपीएफसी, और डोमेस्टिक इनकम को क्या बोलते हैं? एनडीपीएफसी। ये दो बात याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आ जाइए छोटा छोटा और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। इस पे क्वेश्चन आते रहता है और इजी भी है। अब बहुत इजी पार्ट स्टार्ट हो रहा है। टॉपिक है नॉमिनल एंड रियल जीडीपी। ये क्या होता है? तो रियल जीडीपी को हम लोग जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस भी बोलते हैं, और नॉमिनल जीडीपी को जीडीपी एट करंट प्राइस भी बोलते हैं। ये क्या चीज़ है देखिए, व्हेन जीडीपी इज मेजर्ड एट द प्रीवेलिंग और द करंट ईयर प्राइसेस इट इज़ नोन एज नॉमिनल जीडीपी। अभी मान लीजिए 2000 जो अकाउंटिंग ईयर है वो कौन सा है? 2023 से 2024। ये फाइनेंशियल ईयर में, ये फाइनेंशियल ईयर का अगर हमें नेशनल इनकम यानी जीडीपी निकालना है तो हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। क्या तो इस साल का ही प्राइस ले लीजिए, कुछ सामान है, ये सामान का इस साल में दाम कितना है उस हिसाब से निकाल लीजिए, या फिर आप एक बेस ईयर प्राइस ले लीजिए। मान लीजिए 2014-15 को हम बेस ईयर मान रहे हैं। इस साल जितना भी सामान प्रोड्यूस हुआ इसका वैल्यू निकालने के लिए हम इस सामान का दाम देखेंगे इस साल में कितना था, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से निकालते हैं तो रियल जीडीपी कहलाएगा, और अगर आप इसी साल का प्राइस यूज़ कर लेते हैं तो वो नॉमिनल जीडीपी कहलाता है, ठीक है। वही बात यहाँ पे लिखा है कि जब जीडीपी आप मेजर कर रहे हैं एट कांस्टेंट प्राइस या फिर बेस ईयर प्राइस पे तो वो रियल जीडीपी होता है, और अगर आप करंट ईयर या फिर प्रीवेलिंग प्राइस पे मेजर करते हैं तो वो नॉमिनल जीडीपी कहलाता है। रियल जीडीपी में ये फ़ायदा है कि अगर मान लीजिए इस बार 100 शर्ट प्रोड्यूस हुआ कंट्री में, तो अगर आप 2014-15 के हिसाब से निकालें, एक शर्ट का दाम मान लीजिए 20 रुपये है, तो कितना प्रोड्यूस हुआ यहाँ पे? वैल्यू ऑफ आउटपुट जीडीपी हो गया 2000 रुपया, है कि नहीं। और मान लीजिए अभी चल रहा है 2023-24, इस साल मान लीजिए आपने 100 शर्ट ही प्रोड्यूस किया, लेकिन इस साल शर्ट का दाम बढ़ गया है 30 रुपया, तो इस साल अगर आप जीडीपी निकालेंगे तो वो कितना है? 3000। तो हमें दिख रहा है कि नॉमिनल जीडीपी तो बढ़ गया है, लेकिन अगर हम रियल जीडीपी देखें, रियल में तो उसमें भी 100 शर्ट प्रोड्यूस हो रहा था, अभी भी 100 शर्ट प्रोड्यूस हो रहा है, वो बढ़ा नहीं है। तो रियल जीडीपी तभी बढ़ता है जब आपका प्रोडक्शन बढ़े। ये 100 शर्ट से अगर आप 150 शर्ट प्रोड्यूस करते हैं, शर्ट का क्वांटिटी अगर बढ़ता तो रियल जीडीपी बढ़ता। लेकिन नॉमिनल जीडीपी सिर्फ गुड्स नहीं भी बढ़े, अगर प्राइस बढ़ जाए तो नॉमिनल जीडीपी बढ़ जाता है। समझेगी?
चलिए वही बात यहाँ पे लिखा है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस पूछते हैं या फिर डेफिनेशन पूछेंगे, आप ये 2 पॉइंट में तैयार कर लेंगे, ठीक है। अगला आ जाइए, छोटा सा लेकिन बहुत ही दमदार कॉन्सेप्ट है, जीडीपी डिफ्लेटर। ये क्या होता है? तो नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का जो रेशियो है ना, ये बाई ये, इसको जीडीपी डिफ्लेटर कहते हैं। मान लीजिए नॉमिनल जीडीपी आया 150 और रियल जीडीपी है 100, तो इन दोनों का अगर आप रेशियो निकाल दें तो ये कितना आ जाएगा 3/2, डेसिमल में कर दे 1.5, तो जीडीपी डिफ्लेटर हो गया 1.5। क्या तो हम इसे डेसिमल में भी दे सकते हैं या फिर परसेंटेज टर्म्स में भी दे सकते हैं। परसेंटेज में अगर आपको एक्सप्रेस करना है इसी को, तो आप क्या कीजिए 1.5 को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और साथ में ये परसेंटेज सिंबल लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा 150% है जीडीपी डिफ्लेटर। समझे कि नहीं? ये दोनों ही आंसर वैलिड है, 1.5 भी और 150% भी। हम यहाँ पे परसेंट वाला फॉर्मूला दे दिए, ठीक है। चलिए इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, इसका वैल्यू दे देंगे, ये पूछेंगे, या फिर हो सकता है जीडीपी डिफ्लेटर और रियल बता दे, पूछेंगे नॉमिनल कितना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब 2 प्राइस इंडेक्स है, एक है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और एक है होलसेल प्राइस इंडेक्स। इसको आप ऐसे समझिए, देखिए 2 टाइप का ईयर होता है, एक होता है बेस ईयर और एक होता है करेंट ईयर। करेंट ईयर तो समझ गए अभी का ईयर, और बेस ईयर मतलब पिछले कुछ मतलब पहले का कोई एक साल, ठीक है। तो एक होता है गिवन बास्केट ऑफ कमोडिटी, कुछ कमोडिटी का ग्रुप होता है, ठीक है, जैसे कि चावल हो गया, दाल हो गया, साबुन हो गया, जो भी तेल, ये सब कुछ कमोडिटी मिला के एक बास्केट ऑफ कमोडिटी तैयार किया जाता है, ठीक है, जो अक्सर लोग मतलब जनरली मेजॉरिटी ऑफ लोग उसको यूज़ करते हैं। तो इस बास्केट ऑफ कमोडिटी को खरीदने का जो खर्च है इस साल में, करेंट ईयर में और बेस ईयर में, ठीक है, अगर आप इसको इन दोनों को परसेंटेज के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दें तो यही कहलाएगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। मतलब देखिए ये एक बास्केट ऑफ कमोडिटी है, बहुत सारा कमोडिटी का प्राइस है। करेंट ईयर में मान लीजिए इसका प्राइस है 200 और बेस ईयर में इसका प्राइस मान लीजिए था 180, ठीक है। तो अगर हमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकालना है, क्योंकि बेस ईयर में देखिए दाम पहले कम रहा होगा, दिन पर दिन दाम बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन हो रहा है, अभी इसका दाम 200 है। तो अगर हमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकालना है CPI, तो वो हम कैसे निकालेंगे कि वी एक्सप्रेस द लैटर एज अ परसेंटेज ऑफ द फॉर्मर। लैटर कौन है? करेंट ईयर, और फॉर्मर कौन है? बेस ईयर। बेस ईयर में पहले प्राइस था 180, वो यहाँ पे लीजिए और लैटर वाले को ऊपर ले लीजिए, यानी 200 इंटू 100। इसको आप सॉल्व कर दीजिए, कितना आएगा, ये 0 0 कैंसिल, 2 9 जा 2 10 जा, तो ये 1000/9, ठीक है, इतना परसेंट ये हो गया CPI। इसको डिवाइड कर दीजिए, 9 1 जा, फिर 9 1 जा, फिर 9 1 जा 0.11, ऐसा कुछ 111.11, इतना परसेंट CPI है, ठीक है। इस तरीके से मेजर करते हैं। तो ये तो हो गया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मतलब एक कंज्यूमर, ये जो प्राइस हम यहाँ पे ले रहे हैं वो कंज्यूमर को कितना वो प्राइस पड़ रहा है उस हिसाब से। दूसरा होता है एक होलसेल प्राइस इंडेक्स, मतलब कोई एक जो होलसेलर है उसको प्राइस कितना पड़ रहा है, वो प्रोड्यूसर को प्राइस कितना पड़ रहा है वो लेते हैं, ठीक है। देखिए एक तो रिटेल प्राइस होता है और दूसरा होता है होलसेल प्राइस। मतलब ये वो प्राइस होता है जब गुड्स को बल्क में ट्रेड किया जाता है, तब हम होलसेल प्राइस कंसिडर करते हैं। तो कंज्यूमर प्राइस और होलसेल प्राइस में डिफरेंस होता है। कंज्यूमर प्राइस में तो ये जनरली ज़्यादा होगा, होलसेल प्राइस कम होता है। इसके अलावा होलसेल प्राइस में हम रॉ मटेरियल का प्राइस भी इंक्लूड करते हैं, लेकिन कंज्यूमर क्या रॉ मटेरियल खरीदेंगे क्या? नहीं, ये तो फाइनल गुड्स ही खरीदते हैं मेनली। तो रॉ मटेरियल हो गया, सेमी फिनिश गुड हो गया, ये सब गुड्स को बल्क में ट्रेड किया जाता है। ये सब ऑर्डिनरी कंज्यूमर इसको परचेज नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस ऐसा इंडेक्स को होलसेल प्राइस इंडेक्स कहते हैं। ठीक इसी तरीके से मतलब एक बास्केट ऑफ कमोडिटी है, ठीक है, इसमें रॉ मटेरियल्स भी है, इसका आप होलसेल प्राइस ले लीजिए करेंट ईयर में और बेस ईयर में, और दोनों को परसेंटेज के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दीजिए, तो वही होगा होलसेल प्राइस इंडेक्स। समझे? जनरली हम इसको देख के बताते हैं कि कंट्री में कितना इन्फ्लेशन चल रहा है, कितना महंगाई हो रहा है, ठीक है। चलिए अब आ जाइए, दोनों में डिफरेंस क्या है, CPI या फिर WPI और GDP डिफ्लेटर, ये दोनों में डिफरेंस क्या है, एग्जाम में आता है। तो 3 पॉइंट का डिफरेंस है। सबसे पहला देखिए, द गुड्स परचेज बाय कंज्यूमर डू नॉट रिप्रेजेंट ऑल द गुड्स विच आर प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। CPI में हमें पता है कि एक बास्केट ऑफ गुड्स ही लेते हैं, वो गुड्स जो जनरली कंज्यूमर ज़्यादातर कंज्यूम करते हैं, ठीक है। लेकिन GDP डिफ्लेटर में हम सभी गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्लूड करते हैं। कंट्री में जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है सारा इसमें इंक्लूडेड रहता है, ठीक है। तो ये पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा,
CPI includes price of goods consumed by the representative consumer, hence it includes price of imported goods. हम देखते हैं कि ये जो बास्केट ऑफ गुड में एक कंज्यूमर जो है वो क्या क्या चीज़ कंज्यूम कर रहा है, इसमें वो सामान भी हो सकता है जो दूसरे देश से मंगाया गया हो, इंपोर्टेड गुड्स भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन GDP डिफ्लेटर ये तो कंट्री के अंदर ही प्रोड्यूस हो रहा है, वही सब सामान इसमें आता है जो कंट्री के अंदर हो, इसमें इंपोर्टेड गुड्स को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा डिफरेंस हो गया। तीसरा है द वेट्स आर कांस्टेंट इन CPI। इसमें अगर आप चावल 10 kg ले रहे हैं तो दाल भी आपको 10 kg, सब उसी हिसाब से वेट कांस्टेंट रहता है, ठीक है। लेकिन GDP डिफ्लेटर में वेट कांस्टेंट नहीं है, ये तो डिपेंड करता है कि कंट्री में कितना प्रोड्यूस हो रहा है, जितना प्रोड्यूस हो रहा है सारा आपको लेना है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट का डिफरेंस आप दोनों में तैयार कर लेंगे। चलिए, और लास्ट टॉपिक है GDP एंड वेलफेयर। क्या GDP देख के हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि कंट्री में वेलफेयर, लोगों का भलाई भी हो रहा है? अगर डेटा आ रहा है न्यूज़ में, मान लीजिए कि कंट्री का जो इकोनॉमी है वो 7.5% के रेट से बढ़ रहा है, मतलब अगर इस साल कंट्री का GDP अगर 100 करोड़ है तो अगले साल ये बढ़ के 107.5 इतना करोड़ हो जाएगा। तो GDP तो बढ़ रहा है, क्या इसी रफ्तार से लोगों का भलाई भी बढ़ रहा है, लोग उतने खुश हो रह रहे हैं कि नहीं? तो ये कुछ हद तक तो सही है। जनरली ये माना जाता है कि कमाई बढ़ रहा है तो सारा चीज़ जो वेलबिंग है, मटेरियल वेलबिंग, वो भी बढ़ रहा होगा। लेकिन यहाँ पे 3 रीज़न दिया गया है जिससे हम ये बात साबित कर सकते हैं कि GDP से वेलफेयर नहीं होता है, ठीक है। GDP एक करेक्ट मेजर नहीं है वेलफेयर का। वो 3 रीज़न है ये। सबसे पहला, हमें ये देखना पड़ेगा कि GDP का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है। हो सकता है कि कंट्री में कुछ ही लोग बहुत ज़्यादा कमा रहे हो और कुछ लोग बहुत कम कमा रहे हो, ठीक है। तो ये जितना ज़्यादा यूनिफॉर्म होगा उतना ज़्यादा वेलफेयर होगा। तो सिर्फ हम GDP देख के ये नहीं बोल सकते हैं कि कंट्री में वेलफेयर हुआ कि नहीं। GDP का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है वो देख के बोलना पड़ेगा कि वेलफेयर हुआ है कि नहीं, समझे कि नहीं। तो ये पहला पॉइंट हुआ जिससे ये साबित होता है कि GDP वेलफेयर का करेक्ट मेजर नहीं है। अगला पॉइंट है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। कंट्री में कई सारे ऐसे सर्विसेज होते हैं जिसके बदले पैसे नहीं लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, घर में जो महिलाएं काम करती है उनको कोई पैसा थोड़ी देता है, ठीक है। उसी तरीके से जैसे इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री में अभी भी जो रूरल एरिया है, रिमोट रीजन है, वहाँ पे बार्टर सिस्टम चलता है, पैसा में लेन देन नहीं होता है, सामान में ही एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो वहाँ उस केस में GDP तो वो सब ट्रांजेक्शन को इंक्लूड नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे GDP फेल हो जा रहा है सही तरीके से वेलफेयर मेजर करने में, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है एक्सटर्नैलिटी। ये क्या होता है? एक्सटर्नैलिटी का डेफिनेशन एग्जाम में बहुत बार आता है। इट रेफर्स टू द बेनिफिट्स या फिर हार्म्स अ फर्म और एन इंडिविजुअल कॉजेज टू अनदर फॉर विच दे आर नॉट पेड और पेनलाइज्ड। ये मान लीजिए ये कोई एक इंसान है, कोई एक एजेंट है और ये यहाँ पे आप है। ये कुछ ऐसा काम कर रहा है जिससे आपको फ़ायदा पहुँच रहा है, या फिर ये कुछ ऐसा काम कर रहा है जिससे आपको नुकसान पड़ रहा है। आप ना इसको पैसा दे रहे हैं ना इससे कुछ पेनलाइज कर रहे हैं। तो आप पे जो ये इफेक्ट पड़ रहा है ना, अच्छाई या फिर बुराई का, इसी इफेक्ट को बोलते हैं एक्सटर्नैलिटी। अगर आप पे अच्छा इफेक्ट पड़ रहा है तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, और आप पे अगर बुरा इफेक्ट पड़ रहा है तो इसको बोलेंगे नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप यहाँ पे है और ये आपका पड़ोसी है। ये मान लीजिए घर के बाहर लाइट लगा दिया तो कुछ रोशनी आपके घर पे भी आने लगा, ठीक है। तो आप पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ गया, आप इस बदले में इसको पैसा तो नहीं दे रहे हैं ना, तो ये आप पे क्या पड़ा? पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी पड़ा, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ था, कहीं पे होगा, ठीक है। ये रहा पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। और वही मान लीजिए ये बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन कर रहा है, बहुत ज़्यादा ज़ोर से गाना बजा रहा है, आपको डिस्टर्बेंस हो रहा है, ठीक है। लेकिन आप बदले में इसको कुछ पेनलाइज भी नहीं कर रहे हैं, तो आप पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसको बोलते हैं नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे वेलफेयर इम्पैक्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे GDP कहीं पे भी रोल में नहीं आ रहा है। तो GDP यहाँ पे भी एक सही मेजर नहीं है वेलफेयर का, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स आप समझा देंगे। चलिए, इसी के साथ ये पूरा चैप्टर एंड हो जाता है। काफ़ी बड़ा चैप्टर था, उम्मीद करते हैं हम आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझा पाए हों। जितना शॉर्ट में जितना क्लियर हो सके उतना करने का कोशिश किए, लेकिन फिर भी कुछ डाउट कन्फ्यूजन तो रह ही जाएगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, हम कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने का, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को जरूर एक लाइक कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चैनल पर और भी वीडियोज़ है, आप उनको देखिए, आपको उससे भी काफ़ी हेल्प मिलेगा। और वेबसाइट से जाके आप ये नोट्स ले लीजिएगा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी वेबसाइट पर डल जाएगा, आप वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। वो जरूर प्रिपेयर कीजिएगा, और कोई डाउट हो तो मुझे बताइएगा, हम देखेंगे, हो सके तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स पे एक और वीडियो बना देंगे, ठीक है। चलिए एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।